हेलो एंड वेलकम टू डॉक्टर नवेद क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के यूनिट 2 के थर्ड टॉपिक कंजम्पशन फंक्शन को डिस्कस करेंगे। और जैसे मैं पहले वीडियो में करता आया हूँ कि ये सारे टॉपिक्स मैंने पहले से तैयार किए हुए हैं, तो मैं उन्हीं को कलेक्ट करके इस वीडियो को बना रहा हूँ। इसमें हम बहुत सारी कंजम्पशन की थ्योरीज को पढ़ेंगे, ठीक है। इन थ्योरीज को समझने के लिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को समझना जरूरी है। तो सबसे पहले मैंने जो इसकी वीडियो बनाई थी जिसमें एपीसी और एमपीसी का डिस्कस किया था, वो मैंने पहले डाल दीजिए। तो प्लीज़ उसको समझ लीजिएगा पहले। जब आप उसको समझ लेंगे तो आगे थ्योरीज में जब इनका इस्तेमाल होगा या यूज़ होगा तो आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो देखिए। आज इस वीडियो में हम लोग एवरेज एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को डिस्कस करेंगे। पहले ये जाने कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसको कहते हैं। देखिए, प्रोपेंसिटी तो हम किसी भी चीज की टेंडेंसी को कहते हैं, तो यहां पर हम कह रहे हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजम्पशन की क्या टेंडेंसी होनी चाहिए, क्या टेंडेंसी होती है, किस तरफ हमारा कंजम्पशन बैंड करता है, वो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाती है। देखिए, हम जो भी इनकम हमें मिलती है, बल्कि आप इसको एक डेफिनेशन में कहिए कि प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल इनकम या इंक्रीज इन दी टोटल इनकम, एग्रीगेट इनकम को उसको कहिए, दैट ए कंज्यूमर स्पेंट ऑन कंजम्पशन रादर देन टू सेव। इनकम का वो प्रोपोर्शन या इनकम का वो चेंज, वो बढ़ी हुई इनकम जो एक कंज्यूमर अपने खाने पीने पर, अपने कंजम्पशन पर खर्च कर लेता है, सेव नहीं करता, उस कंजम्पशन वाले पोर्शन को हम लोग प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। अब इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि एवरेज और मार्जिनल क्या क्या होते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम लोग एमपीसी कहते हैं, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसको कहते हैं, यानी प्रोपोर्शन ऑफ एन एग्रीगेट रेज इन इनकम, प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीगेट रेज इन इनकम दैट ए कंज्यूमर स्पेंट ऑन कंजम्पशन अगेन रादर देन टू सेव। जो इनकम सिर्फ बढ़ी हमारी, जो इनकम हमारी बढ़कर मिली हमें, उस बढ़ी हुई इनकम का कितना पोर्शन हम अपने खाने पीने में कंज्यूम कर लेते हैं, उसको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। देखिए, ये बेसिकली अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो ये आइडिया जो इंट्रोड्यूस किया था वो केन्स ने किया था, जॉन मैनार्ड केन्स। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी, हम मेरे ख्याल से इस किताब का जिक्र हम कैसे पहले कई वीडियो में कर चुके हैं। उन्होंने 1936 के अंदर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उसके अंदर उन्होंने इस बात को डिस्कस किया था कि देखिए, आदमी की जो भी इनकम है, जो बढ़ी हुई इनकम है, मार्जिनल इनकम है, वो उसको दो ही जगह खर्च करेगा, या तो उसको कंज्यूम करेगा या इन्वेस्ट करेगा, या तो कंज्यूम करेगा या इन्वेस्ट करेगा। यहां से एक कंसेप्ट शुरू हुआ कि ओके, ये इनकम तो बढ़ी, ये फिर कितने परसेंट होगा और ये कितने परसेंट होगा। यहां से एक कंसेप्ट निकल कर आया कि ये पोर्शन जो आ रहा है वो बेसिकली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बनकर आ रहा है, ठीक है। अब सवाल यह है कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करें। देखिए, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। यानी हम चेंज इन कंजम्पशन को चेंज इन इनकम से डिवाइड करेंगे तो हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मिल जाएगा। सपोज कर लीजिए ये हमारी इनकम है और ये हमारा कंजम्पशन है। इनकम हमारी 100 है, उस वक्त हमारा कंजम्पशन 80 है। जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। मान लीजिए किसी वजह से कोई भी बोनस मिला, क्या मिला, हमारी पे बढ़ी, जो भी था, एक साल हमें बढ़ गया और हमें 110 मिले। अब जो 110 मिले हैं तो हमारा थोड़ा सा कंजम्पशन भी बढ़ेगा। मान लीजिए हमारा कंजम्पशन बढ़ गया 85, ठीक है। अब कितना चेंज आया है ये देखना है हमें। इनकम में हमारी कितना चेंज है, पहले हमारे वो लेटेस्ट हमारी 110 है, पहले हमारी 100 थी, कितना चेंज आ गया 10 का। इसी तरीके से हम कंजम्पशन में देखें, कंजम्पशन पहले हमारा 85 था, अब हमारा 80 हो गया, कितना चेंज आया 5 का। ये क्या चीज है,
हम यही तो दिखा रहे हैं कि पहले वाली से अब में कितना चेंज आया है, तो ये डेल्टा वाई हम लिखेंगे ना इसको, यही तो है डेल्टा वाई। इसी तरीके से यहां हम चेंज कर रहे हैं, कितना चेंज हो रहा है, ये हमारा हो गया डेल्टा सी। तो ये डेल्टा वाई हमारा ये है, डेल्टा सी ये है, पुट कर दीजिए इसमें। सी कितना है हमारा 5 और ये है 10 इक्वल टू 0.5। ये हमारा निकल के आ गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि हम सिर्फ जो चेंज आता है कंजम्पशन के अंदर उसको डिवाइड कर देते हैं जो चेंज आता है हमारी इनकम के अंदर। ठीक है, अब देखिए हम अगर, एक मिनट मैं आपको उससे ग्राफ से और थोड़ा सा बता दूं। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये 0 हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। बेसिकली ये हमारा कंजम्पशन हो गया, सी लिख देते हैं हम, थोड़ा आसानी रहेगी जल्दी में। ये हमारा कंजम्पशन हो गया और ये हमारी इनकम हो गई। ठीक है, ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन आ गया, C इज इक्वल टू A प्लस डी वाई डी। ये कंजम्पशन कहां से आया, कैसे बना, इसका मैंने पीछे पहले पूरा डिस्कस किया इससे पहले वाली वीडियो में, उसमें देखिएगा कि कंजम्पशन फंक्शन कैसे बना है। तो ये कंजम्पशन इक्वल टू होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मल्टीप्लाइड बाय द डिस्पोजेबल इनकम। ये क्या चीज है, ये ए है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। देखिए एक इन्वेस्टमेंट नहीं है कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन। देखिए एक कंजम्पशन वो है आपकी इनकम हो ना हो, बहुत ज्यादा हो तो अभी आप खाना उतना खाएंगे, कम हो तब भी खाएंगे, जीरो आपकी इनकम हो जाए तब भी आप खाएंगे, जिंदा रहना है खाना तो खाना होगा ना। तो वो कंजम्पशन जो हमारी इनकम से कोई ताल्लुक नहीं रखता, वो कंजम्पशन चलेगा चलेगा, उसको हम कहते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब मान लीजिए ये हमारी इनकम बढ़ी, इनकम हमारी इतनी बढ़ी, ठीक है, उस पर हमारा कुछ कंजम्पशन भी बढ़ेगा, ये हमारा कंजम्पशन बढ़ गया। तो ये क्या चीज है, ये डेल्टा सी हो गई और ये डेल्टा वाई हो गया। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अच्छा एक चीज और है कि जो बचा वो सेव कर लिया हमने, यानी हमने एक तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाला है हमने, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी होता है। इसको सही से बताने के लिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं कि सपोज करिए एक आदमी को बोनस मिला 1000, पहले उसकी इनकम ज्यादा होगी, जो भी उसकी इनकम थी, ये तो अभी उसको बोनस मिला है, तो ये मार्जिनल इंक्रीज है। सपोज कर लीजिए पहले उसकी 10,000 थी, 1000 उसको ज्यादा मिले, 11,000 मिली अभी। तो जो डेल्टा वाई है ये हमारी, ये बेसिकली हमारे डेल्टा वाई है। ठीक है, और उसमें से उसने ये सोचा कि उस इनकम में से 800 मैं खर्च कर लूंगा कंजम्पशन पर और बाकी मैं सेव कर लूंगा। तो ये क्या हुआ, ये आपका डेल्टा सी हो गया, ये हमारा डेल्टा सी हो गया। अब जब हम इसको निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई विच इज इक्वल टू 800 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 0.8। यही तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकल के आ गया, यही तो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब जो इसमें बच रहा है ये हमारी, बल्कि यहां लिख लें इसको एमपीसी। ठीक है, एक बात याद रखिए, जैसे मैंने बताया कि एक तो आपने कंज्यूम कर लिया, जो बचा सेव कर लिया, इसका मतलब जो हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, ये दोनों 1 होंगी, ये दोनों 1 होंगी। और सेम फार्मूले से हम कंज्यूम वो भी निकाल लेंगे, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। सिंपली हमें करना सिर्फ ये है कि इसकी जगह पर, यानी अब हम चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम विच इज इक्वल टू 200 अपॉन 1000 इज इक्वल टू 0.2, 0.8 इज इक्वल टू 1। यही तो आ रहा है दोनों, मार्जिनल प्रोपेंसिटी
प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1। तो या तो आप इस तरह मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकाल लीजिए, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू, इसको उधर हम 1 करके ले आएंगे, 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 0.2। किसी भी तरह से निकाल लीजिए, इस फार्मूले से भी यही निकलेगी और इस फार्मूले से भी यही निकलेगी। ठीक है, सिर्फ इस बात को समझिए कि जो टोटल इनकम मिल रही है उसको छोड़कर उसके ऊपर कितनी ज्यादा मिली। इस आदमी को 10,000 मिल रहे थे, इस बार 11,000 मिले, 1,000 तो एडिशनल मिला उसे। ठीक है, उससे पहले उसको कुछ भी मिल रहे थे, अब उसने उसमें से एडिशन में जो खर्च किया, एडिशनल वाली में से, उस एडिशनल वाली में से 800 किया। पहले बहुत सारा और खर्च कर 10,000 में से और खर्च कर रहा होगा, लेकिन उस 1,000 में उसने 800 ही खर्च किया। तो ये आपका मार्जिनल इनकम हो गई और ये मार्जिनल कंजम्पशन हो गया। इन दोनों को जब आप फार्मूले लग के सॉल्व करेंगे तो वो कहलाएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, अब देखते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को डिटरमिन करते हैं। तो मैं टाइम सेव करने के लिए पहले लिख लेता हूं कौन कौन से फैक्टर हैं, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि एमपीसी को इफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है इनकम लेवल। ये तो बहुत सिंपल है, पहले भी हम वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि देखिए जिस व्यक्ति की इनकम ज्यादा होती है उसकी पूरी पूरी ख्वाहिशें पहले से ही पूरी हो जाती हैं, यानी जो उसके विशेष हैं, मुझे ये भी लेना है ये भी लेना है, वो पूरे हो जाते हैं। इस लेवल पे आके अगर उसकी इनकम एडिशनल बढ़ रही है तो फिर वो सेव ज्यादा करता है, क्योंकि उसको और कुछ खरीदना ही नहीं, वो जो खा रहा है वो खा रहा है, जो चीज चाहिए उसके वो है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की इनकम बहुत कम है, जो लो इनकम पॉपुलेशन है, वो इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा खर्च, उसको बड़ी मुश्किल से तो 100-200 रुपए मिले कहीं से, तो वो सेव करे या पहले खाना खाए। तो जो लो इनकम ग्रुप होता है उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होता है, और जो हाई इनकम ग्रुप लोग होते हैं उनकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होता है, क्योंकि उनका साथ साथ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी चलता है। ठीक है, दूसरा है टेम्परेरी परमानेंट इनकम। मान लीजिए मेरी इनकम टेम्परेरी बढ़ी, मुझे एकदम बोनस मिला, ये कुछ पैसे एकदम बोनस में मिल गए 2-3 हजार, तो मैं कहूंगा यार रख लूं, काम देंगे, वक्त पे काम देंगे। आदमी सोचता है ना कि बड़े मिल गए तो रख लो, ऐसे ही नहीं बच पाते हैं हमारे पैसे। ठीक है, तो वो उसको बचा कर रखना चाहता है, और इस वक्त उसका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी कम होता है। लेकिन अगर परमानेंट इनकम बढ़ती है तब तो मुझे पता है तो हर महीने मिलेगी, मेरी सैलरी बढ़ गई, अब तो हर महीने मिलेगी, क्यों अपना करो खर्च करो। तो अगर परमानेंट इनकम बढ़ती है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होता है, और अगर टेम्परेरी इनकम बढ़ती है तो एमपीसी ज्यादा होता है, वो कम होता है, सॉरी, और परमानेंट में ज्यादा होता है और टेम्परेरी में कम होता है। इंटरेस्ट रेट, देखिए अगर मार्केट के अंदर आप असेट्स पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, अगर मार्केट में बैंक बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो फिर लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा सेव करते हैं इंटरेस्ट लेने के लिए। ठीक है, तो वो उस वक्त मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो जाता है, क्योंकि लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेने के लिए सेव करते हैं बैंक में। और अगर बैंक का इंटरेस्ट बहुत कम है तो लोग कहते हैं कुछ मिल तो रहा नहीं है बैंक में, निकालो खर्च करो। तो अगर इंटरेस्ट ज्यादा है तो एमपीसी कम हो जाता है, और अगर इंटरेस्ट कम है तो एमपीसी बढ़ जाता है। तीसरा है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। अगर कंज्यूमर को मार्केट पर कॉन्फिडेंस है, उसको पता है कि नहीं मुझे अपने हाथों पर भी कॉन्फिडेंस है और मुझे मार्केट पर भी कॉन्फिडेंस है कि नहीं मार्केट अभी बहुत ज्यादा गिरने वाली नहीं है, तो फिर एमपीसी बढ़ जाता है, आदमी खूब कंज्यूम करता है। लेकिन अगर आदमी थोड़ा सा पैसिमिस्टिक है, वो ये सोच के चलता है कि नहीं जॉब भी जा सकता है, या रिसेशन आ जाए, या कोई परेशानी आ जाए, मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए, तो वहां पर वो उसको कम कर लेता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को, और सेव करने की कोशिश करता है। ठीक है, अच्छा देखिए एक क्वेश्चन आता है, एक आध बार पूछा गया है और उस पर डिस्कस कर ले तो बेहतर है। अब मैं नहीं कह रहा कि कभी आएगा नहीं आएगा, लेकिन आइडिया हो तो बेहतर है। एक सवाल होता है कि कैन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बी ग्रेटर देन 1? कैन एमपीसी ग्रेटर देन 1? ये एक सवाल है। क्या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 से
ऊपर हो सकता है। भाई देखिए, आपका कंजम्पशन 100 है, 100 मेरी इनकम है, यानी ये जो चेंज है कंजम्पशन में या इनकम के अंदर, दोनों 100 है। लो इनकम हूं, 100 मुझे कहीं से मिले 100 मिले, 100 मैंने खर्च कर लिया, तो ये तो 1 आ गया ना निकल के। क्या 1 से ज्यादा हो सकती है? आप अगर लॉजिकली सोचें तो जिस तरह हम पढ़ रहे हैं तो नहीं हो सकती। लेकिन एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी, ऑटोनोमस कंजम्पशन भी होता है ना। अब मान लीजिए 100 में मेरा घर नहीं चल पा रहा, बच्चे बहुत हैं, नहीं चल पा रहा 100 में, तो क्या करूंगा मैं उस महीने कुछ करूंगा और कुछ उधार ले लूंगा। मैंने कहा भाई जरा सा 10 रुपए कहीं और से ले लूं ताकि घर में थोड़ा सा सामान आ जाए। अब क्या हुआ, अब जो ये हमारा कंजम्पशन ज्यादा हो गया, इनकम कम है, अब हमारा जो एमपीसी आ गया वो 1.1 आ गया। ठीक है, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से कभी कभी हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मोर देन 1 हो सकता है। हालांकि रेयर होता है ये, लेकिन हमें जहन में रखना चाहिए अगर ये सवाल आता है कि है तो हाँ, ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से हमारा एमपीसी मोर देन 1 भी हो सकता है। अब इसमें इसको भी समझ लीजिए, ये रिलेशन क्या है, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या होता है, इसको समझने के लिए पीछे वीडियो है, उसको आपने मेरे ख्याल से देखी होगी। तो यहां हम सिर्फ ये देखने चाह रहे हैं कि इनके बीच में रिलेशन क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मल्टीप्लायर के बीच में। मल्टीप्लायर क्या है? मल्टीप्लायर कहता है कि अगर आप मार्केट के अंदर एक जो हमारी साइकिल चल रही है उसके अंदर अगर कुछ पैसा इंजेक्ट कर देते हैं, कुछ मनी इंजेक्ट कर देते हैं, तो वो कई गुना बढ़ जाती है। इंजेक्ट कैसे करेंगे? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दें, इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें, तो पैसा ऐड हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि ये पैसा कई गुना बढ़ जाता है मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि मनी जो है हैंड चेंज करती है, मनी चेंजेस हैंड। देखिए, मार्केट के अंदर इंजेक्ट जो किया गया वो 100 रुपया किया गया, मेरे पास 100 रुपया आ गया, तो मनी सप्लाई 100 हो गई। मैंने उस पैसे का कुछ खरीदा, किसी दूसरे को दिया मैंने, उसने वो लिया, सामान मुझे दे दिया, और फिर उसने अपनी जरूरत के लिए वो किसी और को दिया, उसने भी कुछ खरीदा उससे, मनी सप्लाई 200 हो गई। और दूसरे ने किसी और को दे दिया तो मनी सप्लाई 300 हो गई। क्योंकि एक नोट एक साल में एक ही बार थोड़ी चलता है, वो तो नोट घूमता रहता है किसी किसी बार। तो इसका मतलब वो खर्च तो इतनी ही बार हो रहा है ना, बार बार खर्च हो रहा है, तो ये मल्टीप्लाई हो रही है मनी सप्लाई। इसलिए कहा गया कि ये मल्टीप्लायर जो है ये कहता है कि अगर आप इनिशियली कोई पैसा मार्केट में इंजेक्ट करेंगे तो वो पैसा मल्टीप्लाई होता है, यानी उसमें मार्जिनल उसका जो यूज है, उसका जो यूज है वो ज्यादा होता है बेनिस्बत उस अमाउंट के, जितने अमाउंट के नोट मार्केट में दिए गए हैं। ठीक है, इस रिलेशन के अंदर जो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो बेसिकली इस मल्टीप्लायर के साइज को डिटरमिन करता है। ओके, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिटरमिन द साइज ऑफ मल्टीप्लायर। ये हमें बताता है कि मल्टीप्लायर कितना है, ये बता रहा है ना। अब मैंने उसमें एग्जांपल में लिया था कि साहब 1000 बड़े और 800 उसमें से उन्होंने खर्च किए। वो 800 जो खर्च कर रहा है वो 800 कितनी बार कंजम्पशन में आ रहे हैं, ये कंजम्पशन बताएगा ना, उस आदमी का, उस आदमी का, उस आदमी का। जब हम सबका कंजम्पशन देखें तो हमें मिल जाएगा, अच्छा 3 टाइम मल्टीप्लायर हुआ है ना। तो ये जो हमारा एमपीसी है ये मल्टीप्लायर को, साइज ऑफ मल्टीप्लायर को डिटरमिन करता है। जितना ज्यादा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा उतना ज्यादा मल्टीप्लायर होगा। हमारे जितनी बार कंजम्पशन होगा उन नोटों से उतनी बड़ा हमारा मल्टीप्लायर हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमारा कंजम्पशन 0 हो गया, हमने सारा सेव कर लिया, जो हमारा चेंज इन कंजम्पशन है वो मान लीजिए हमने सारा सेव कर लिया, 0 है, और इनकम हमारी 100 थी, कंजम्पशन हमारा 0, हमने 1000 मिले, 1000 के 1000 हमने सेव कर लिए, बिल्कुल नहीं खर्च किए हमने, तो क्या होगा, 100 0/100, मल्टीप्लायर भी हमारा 100 आ जाएगा निकल के, ये 0 आएगा निकल के, तो मल्टीप्लायर भी 0। जब मार्केट में पैसा गया ही नहीं, जो गवर्नमेंट ने बढ़ाया हमने उठाकर सेव कर लिया, जब वो सेव कर लिया तो फिर मल्टीप्लायर का कोई काम ही नहीं है। मल्टीप्लायर को तो वो इंजेक्ट किया हुआ पैसा चाहिए, फिर उसको बढ़ाएगा, वो पैसा ही इंजेक्ट नहीं हुआ तो खत्म हो गया। तो ये मल्टीप्लायर 1 भी होता है, और अगर ये 0 होगा तो
चेंज भी आएगा। अगर 0 होगा तो हमारा मल्टीप्लायर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो चलिए अब देखते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। जो एपीसी है बेसिकली वो क्या मेजर करती है, परसेंटेज ऑफ इनकम दैट ए कंज्यूमर स्पेंड रादर देन सेव। इनकम की एक परसेंटेज, वहां हम मार्जिनल की बात कर रहे थे, मार्जिनल इनकम, हम यहां टोटल इनकम की बात कर रहे हैं। जो उसको टोटल इनकम मिली है उस इनकम में से कितना पोर्शन यानी फ्रैक्शन ऑफ इनकम या परसेंटेज ऑफ इनकम वो व्यक्ति कंज्यूम कर लेता है। ये एक सिंगल इंडिविजुअल भी करता है क्योंकि उसको देखना होता है कि मैं जो पैसा कमा रहा हूं जा कहां रहा है, तो वो इसी से कैलकुलेट कर सकता है। या हमारे इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो भी इसको कैलकुलेट करते हैं क्योंकि वो पूरी नेशन की इनकम को और स्पेंडिंग को चेक करते हैं। अब इंडिविजुअल करें या इकोनॉमिस्ट के टोटल उसको हम लेके करें, लेकिन कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है उसका कि हम कंजम्पशन को, हम एवरेज निकालना है ना, हम कंजम्पशन का एवरेज निकालना है। ये कंजम्पशन हो गया हमारा। अब हमें एवरेज निकालना है तो हम जो हमारी टोटल डिस्पोजेबल इनकम है उससे इसको डिवाइड कर देंगे। टोटल डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम इसलिए कि हमें टैक्स वगैरह जो देने वो हम सब दे चुके हैं। जो हमारी डिस्पोजेबल इनकम है उसमें बात करते हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है उसको हमने निकाल दिया। हम बात कर रहे हैं सिर्फ ये हमारे पास इनकम खर्चा करने के लिए थी, इसमें से हमने कितना खर्चा किया, कितना हमने सेव किया। यही कहलाता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, एग्जाम्पल लें। मान लीजिए ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है। अभी इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने कंजम्पशन फंक्शन को पूरा मैंने बताया था। तो यहां हमने कंजम्पशन ले लिया और यहां हमने इनकम ले ली। ठीक है, अब मान लीजिए एक पॉइंट निकल कर आया कि एक व्यक्ति की हमने मान ली कि उसकी जो इनकम है वो 70,000 है। एग्जाम्पल ले लिए 70,000, क्या ज्यादा हो गई इनकम? सही है, आजकल तनख्वाहें बहुत बढ़ गई हैं। ठीक है, मजाक कर रहा हूं। चलिए 70,000 ले रहे हैं। अब मान लीजिए उसकी 70,000 इनकम है और उस 70,000 में से वो 40,000 कंज्यूम कर लेता है महीने में। एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं मैं, महीना लीजिए, साल लीजिए। वैसे तो हम लोग गवर्नमेंट वो जो हम निकालते हैं पूरा इकोनॉमिक्स के, उसमें तो वो साल भर का निकालते हैं। अब उसकी 70,000 उसको इनकम है उसकी, और उसमें से 40,000 वो खर्च कर लेता है। ठीक है, अब हमें निकालना होगा कि इसकी एवरेज इनकम क्या है। यानी आप कंजम्पशन को ये मान के चलिए पर रुपी कंजम्पशन कितना है, पर रुपी कंजम्पशन कितना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू कंजम्पशन अपॉन इनकम इक्वल टू 40,000 अपॉन 70,000। ठीक है, ये कितना आएगा 5.7 के आसपास, 5.7 लिख ले। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकल कर आई है। यानी ये L है, मान लीजिए इसको हमने L माना और इसको हम O और इसको हम Y मान लें। सिर्फ अगर हम Y मान के चलते हैं तो क्या है, ये जो हमारा OY है ये क्या चीज है, ये हमारी इनकम है। और YL, ओ यहां कुछ लगा लीजिए आप, यहां L लगा लीजिए एक और L डैश, तो OL रखिए या आप YL भी रख लीजिए। तो यानी हमें YL अपॉन YL, ये सेम है ना ये वाला, YL अपॉन OY। तो YL क्या है हमारा 40,000, OY क्या है हमारा 70,000। इस तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया और डिवाइड किया और हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकाल लिया। ठीक है, ये जो कर्व जो बनता है वो बेसिकल कर्व इससे ही तो बनता है कि इतनी इनकम पर इतना कंजम्पशन था, इतनी इनकम पर इतना कंजम्पशन था, इतनी इनकम पर इतना कंजम्पशन था। सारे पॉइंट को मिला दीजिए, कंजम्पशन फंक्शन निकल कर आ जाता है। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है। एवरेज इनकम, उसमें तो थोड़ा सा कैलकुलेशन भी था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में, लेकिन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो बिल्कुल सिंपल है। जो आपकी
कंजम्पशन है उसको डिवाइड कर दीजिए अपनी इनकम से, एवरेज निकल कर आ जाएगा। हम एवरेज निकालने सिंपली जो हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो मैंने बताया कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा। दो तीन चीजें उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जितनी हाई होती है इकोनॉमी के लिए उतना ही फायदेमंद होता है। अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई है तो इसका मतलब लोगों की डिमांड ज्यादा है। अगर वो डिमांड ज्यादा करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो जाहिर है इनकम बढ़ेगी लोगों की और लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा लोगों का, ठीक है। तो इसलिए इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अगर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जितनी ज्यादा होगी उतना ही फायदा है। लेकिन उसकी तरह मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की तरह इसमें भी होता यही है कि जो लो इनकम फैमिलीज होती हैं उनका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम आता है। क्योंकि वो ज्यादा इनकम खर्ची नहीं कर पाते, उनके पास होती नहीं है। लेकिन जो हाई इनकम ग्रुप है, हाई इनकम ग्रुप जो है उनकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा हो जाता है। क्योंकि अगर आप एक परसेंटेज निकालिए और एक अमाउंट निकालिए, गरीब कितनी भी खर्च कर लेगा तो 5-10 हजार कर लेगा, जो एक नॉर्मल है आदमी है। लेकिन जो अमीर है उसकी अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए इनकम है तो वो 50-60 हजार खर्च कर रहा है, सेव भी कर रहा है, लेकिन कंपेरेटिवली परसेंटेज में शायद इससे वो कम बैठ रहा हो, लेकिन अमाउंट ज्यादा जा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो जितनी ज्यादा होगी उतना ही मार्केट के लिए फायदेमंद रहता है, ठीक है। चलिए कुछ फैक्टर और देखें इसके। ऐसे कुछ फैक्टर हैं जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एबीसी, ठीक है। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को इफेक्ट करते हैं? सबसे पहला वैसे ही है उसका इनकम लेवल। जैसे मैंने अभी बताया कि जो हाई इनकम ग्रुप है उनकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होती है और जो लो इनकम ग्रुप है, जो लो इनकम फैमिलीज हैं, उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होती है। ये एक फैक्टर है कि अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी ज्यादा होगी, कम है तो कम होगी। तो ये फैक्टर डायरेक्टली अफेक्ट करता है, ठीक है। दूसरा है अगेन वही चीज, चेंज इन इंटरेस्ट रेट। चेंज इन इंटरेस्ट रेट, हल्का हो जाता है ये वाला पेन। चेंज इन इंटरेस्ट रेट, वही वाली चीज, अगर आपके इंटरेस्ट रेट मार्केट में ज्यादा मिल रहा है तो लोग कंज्यूम कम करते हैं, सेव ज्यादा करते हैं, तो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी कम हो जाती है। भाई पहले हम कंज्यूम कर रहे थे 70 में से 40 कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है। हमें लगा मार्केट के अंदर यार इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, तो अब हमने क्या करा, कंजम्पशन 30 कर लिया और सेविंग में 10,000 और बढ़ा दिए। क्यों? क्योंकि मार्केट से हम ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट ले सकें। इसलिए अगर मार्केट में इंटरेस्ट ज्यादा है तो एपीसी कम हो जाता है, और अगर मार्केट में इंटरेस्ट कम है तो लोग बैंक में ना रख के अपने पास रखते हैं, और अपने पास रहते हैं तो खर्च होते हैं, तो एपीसी बढ़ जाता है, ठीक है। तीसरा है एक्सपेक्टेशंस। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इनकम लेवल के लिए? यानी इनकम लेवल है आपका, आप इमरजेंसी के अंदर आपका वाली एक्सपेक्टेशन है कि हम आगे मार्केट बहुत खराब होने जा रहा है तो कंजम्पशन कम कर देंगे, एपीसी कम हो जाएगी। आपको बताया आगे वॉर पीरियड आ सकता है, फ्लड का टाइम आ रहा है, तो कहते हैं ना बुरे वक्त के लिए पैसा बचा के चलो। तो जब लोग पैसा बचाकर चलते हैं तो वहां कंजम्पशन कम होता है, सेविंग बढ़ती है, और जब सेविंग बढ़ती है तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली एपीसी पे पड़ता है। कंजम्पशन कम होगा, नीचे इनकम आपकी बढ़ गई है, तो जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा, है ना। चेंज इन टैक्सेशन, सिंपल है, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देगी तो वैसे ही हमारी इनकम कम हो रही है, हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी तो कंजम्पशन घट जाएगा, कंजम्पशन घटेगा तो एपीसी भी घट जाएगा। और अगर गवर्नमेंट कम कर लेती है, मान लीजिए गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का यूज करती है और अपने उसको कम कर लेती है,
टैक्सेस को, तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी लोगों की। डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो फिर सारे लोग खर्च भी ज्यादा करेंगे, और खर्च ज्यादा करेंगे तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा हुआ। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी है कहीं ना कहीं। अच्छा, एवरेज वाला तो काफी इजी है, मार्जिनल में तो थोड़ा सा कैलकुलेशन भी है। तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इस वीडियो में थैंक यू सो मच। आज इस वीडियो में हम लोग कंजम्पशन फंक्शन को डिस्कस करेंगे। देखिए, कंजम्पशन फंक्शन एक, कह लीजिए, फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड ग्रॉस नेशनल इनकम। टोटल कंजम्पशन एंड ग्रॉस नेशनल इनकम। ये एक फंक्शन हमें ये बताता है कि ग्रॉस नेशनल, जो पूरी कंट्री की हमारी इनकम है, उसके चेंज होने पर कंजम्पशन कितना चेंज होता है। हमारी जो टोटल कंट्री की इनकम है उसमें से कितनी इनकम हम लोग कंज्यूम कर जाते हैं। ये आइडिया जॉन मेनार्ड केन्स ने दिया था, जेएम केन्स ने इसको डेवलप किया था, इस आइडिया को। और ये बताता है, ये फंक्शन हमें बताता है कि जो टोटल एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको हम इस फंक्शन के जरिए प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यानी हमारे जो इनकम बढ़ रही है उस पर हमारा कंजम्पशन किस तरह से चल रहा है उसको चेक करने के लिए, यानी उसको ट्रैक करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए हमें ये इस फंक्शन की, कंजम्पशन फंक्शन की जरूरत होती है। अब देखिए, क्लासिकल अगर कंजम्पशन फंक्शन की हम बात करें तो क्लासिकल कंजम्पशन फंक्शन कहता है कि जो स्पेंडिंग है वो पूरी तरह से इनकम या चेंज इन इनकम पर डिटरमिन होती है। यानी हम अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को डिटरमिन कर रहे हैं तो हम सिर्फ उसमें इनकम या चेंज इन इनकम को देखेंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर यह बात सही है तो जो हमारी एक सिस्टम बने, देखिए, हम अगर कंजम्पशन कर रहे हैं इनकम में से तो एक पैटर्न बना हुआ है हमारा कि ये इतना पैसा हमें कंज्यूम करना है, इतना सेव करना है, तो एक पैटर्न है ना। अगर ये बात सही है कि सिर्फ इनकम ही इसको डिटरमिन करती है या चेंज इन इनकम सिर्फ डिटरमिन करती है, इसका मतलब हमारी सेविंग भी उसी डायरेक्शन में चलनी चाहिए। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका जवाब फिर केन्स ने दिया। केन्स का जो कंजम्पशन फंक्शन है इसके अंदर वो कहते हैं कि जो एक स्टेबिलिटी है, जो कंजम्पशन फंक्शन की एक स्टेबिलिटी है, वो बेस करती है केन्शियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। केन्शियन साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि जैसे जैसे आदमी की इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन उस रेट पर नहीं बढ़ेगा जैसे इनकम बढ़ रही है। मैं एग्जांपल दूं, मेरे पास इनकम बिल्कुल नहीं थी, थोड़ी इनकम आई तो मैंने खाना अपना खरीदा। पहले बिल्कुल नहीं थी तो मैं उधार लेके ले खा रहा था। अब मैंने खाना अपना लिया और मेरी इनकम बढ़ी तो मैंने खाना अच्छा लिया, तो अब भी मैंने सारा का सारा जो है वो स्पेंड कर दिया। उसके बाद और इनकम बढ़ी तो मैंने और अच्छा खाना लिया। लेकिन कब तक? एक टाइम वो भी आएगा कि जब मेरी इनकम बहुत अच्छी हो जाएगी तो मैं बेस्ट खाना खा रहा हूंगा, अच्छे होटलों में खा रहा हूंगा, मेरे पास कार भी होगी, मेरे पास घर भी होगा, सब होगा। फिर इनकम बढ़ी तो क्या करेंगे? अब जब मेरी सारी जब जो विशेष है वो पूरी हो जाएंगे, उसके बाद जो मेरी इनकम बढ़ेगी तो वो कंजम्पशन में नहीं जाएगी बल्कि सेविंग में जाएगी। तो केन्स का ये साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन जो है वो ये कहता है कि एक टाइम में आकर जब आपकी विशेष पूरी हो जाती हैं, उस वक्त जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन उस रेट से नहीं बढ़ता जिस रेट से आपकी इनकम बढ़ रही है, क्योंकि उस टाइम में सेविंग ज्यादा हो जाती है। और ये जो मैं जिसकी बात कर रहा हूं, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन जो है, ये बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स और केन्शियन माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक कॉर्नर स्टोन माना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, अच्छा देखिए, ये जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, इसको बेसिकली ये एक आइडिया है टू क्रिएट अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन दी योर डिस्पोजेबल इनकम एंड योर एक्सपेंडिचर। जो आपकी डिस्पोजेबल इनकम है और जो आपका एक्सपेंडिचर है, इन दोनों के बीच में मैथमेटिकली क्या रिलेशन हो सकता है, इसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम इसके कुछ
अजम्पशंस देख लें, 2-3 अजम्पशन है जिससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि क्या चीज हमें मान के चलना है कि चेंज हो रही है और क्या नहीं हो रही। अजम्पशंस। तो पहली बात जो इस थ्योरी के अंदर, इस कंजम्पशन फंक्शन के अंदर केन्स ने जो अज्यूम करके चले हैं, वो कहते हैं कि कंजम्पशंस डिपेंड अपॉन द इनकम अलोन। पहली बात उन्होंने कही कि जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं या कंजम्पशन में जो चेंज आ रहा है, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ इनकम की वजह से आ रहा है। तो कंजम्पशन डिपेंड्स अपॉन इनकम ओनली। कंजम्पशन डिपेंड अपॉन इनकम अलोन। यानी आपका जो कंजम्पशन है वो तो और बहुत सारी चीजों पर भी डिपेंड करता है। कुछ आपके इंस्टीट्यूशनल फैक्टर हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं जिन पे वो डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, प्राइस लेवल है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, फैशन है, टेस्ट है, हैबिट्स है, इन सब चीजों पर भी डिपेंड करता है ना आपका कंजम्पशन। लेकिन हम इसके अंदर अज्यूम करके चल रहे हैं कि सिर्फ कंजम्पशन चेंज हो रहा है अगर, तो सिर्फ इनकम की वजह से। दूसरा है देयर एग्जिस्ट ए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। There exists a normal मतलब यहां ना कोई वार सिचुएशन है, ना यहां हाइपर इन्फ्लेशन है, ना हाइपर डिफ्लेशन है, कोई रेवोल्यूशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट बिल्कुल सही है और स्मूथली चल रही है, ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं। और तीसरा है लेजिस्फेयर पॉलिसी। लेजिस्फेयर पॉलिसी, हम इसमें यह मानकर चलते हैं कि यहां पर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है हमारे इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। गवर्नमेंट सिर्फ अपना पुलिस फंक्शन लेके चल रही है और मार्केट अपने आप डिमांड एंड सप्लाई के जो इनविजिबल हैंड है उनके थ्रू अपने आप काम कर रही है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये फंक्शन क्या है इसका। देखिए कि जैसा हमने अभी इस बात को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, जो केन्स का कंजम्पशन फंक्शन है, वो एक लेवल ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग को एक्सप्रेस करता है। एक कंज्यूमर की स्पेंडिंग है उसको बता रहा है, और ये स्पेंडिंग 3 चीजों पर डिपेंड करती है। पहली है कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम। कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम का क्या मतलब है कि इनकम में से, जो हमारी ग्रॉस इनकम में से हमने जो टैक्स है और जो भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन है वो सब हमने निकाल दिए, और हमारे पास अब जो इनकम बची है वो बची है जो हम या तो कंज्यूम करें या फिर हम उसको सेव करें, ये हम जाने। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर उसको हमने वाई डी से कैपिटल वाई स्मॉल डी, कैपिटल वाई इनकम स्मॉल डी डिस्पोजेबल इनकम से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, दूसरी चीज है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन कौन सा होता है? देखिए, आदमी को जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाने की तो जरूरत होती है। वो कुछ भी नहीं कमा रहा होगा, मांग कर खाएगा, उधार लेकर खाएगा, जैसे भी है वो खाएगा। तो आपका कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इनकम आपकी जीरो हो सकती है, जीरो इनकम पर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा आपका। तो ये एक वो कंजम्पशन है जो इनकम बढ़े घटे आए जाए कुछ भी हो, लेकिन एक कंजम्पशन आपका हमेशा चलता रहता है। खाना आपको दिन में चाहिए जीने के लिए, वो कहलाता है हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। ठीक है, तीसरी चीज होगी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम।
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जो एडिशनल इनकम है, जैसे मैं एग्जांपल में भी दे रहा था कि हमारी इनकम फिर बढ़ी, मैं तो बहुत देर तक बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी, तो वो इनकम जो बढ़ रही है, उस बढ़ी हुई इनकम में से हमें कितना खर्च करना है, वो कहलाता है हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जो मार्जिनल इनकम है यानी एडिशनल इनकम है, उसमें से हमने कितना स्पेंड किया, कितना खर्च किया, वो कहलाती है। और इस फंक्शन के अंदर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, स्मॉल बी से। ठीक है, कंजम्पशन जाहिर है जब हम फंक्शन बनाएंगे तो मैं बताऊंगा, वो तो सिंपल सी है। अब मैं नीचे का फंक्शन बना लेता हूं। जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, सी। ठीक है, ये हमारा अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे, इसके अंदर सबसे पहले तो हम यही देखेंगे, जो हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो तो हो रहा है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनकम हो ना हो, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट तो हमें चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो आगे हमें देगा वो हमें बेसिकली क्या देगा, जो हमारी डिस्पोजेबल इनकम है, इस डिस्पोजेबल इनकम में से जो इनकम बढ़ रही है उसमें हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितनी होगी। तो यानी हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देखेंगे किसके अंदर, हमारी डिस्पोजेबल इनकम के अंदर। हम अपनी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम देखेंगे अपनी डिस्पोजेबल इनकम के अंदर। ये हमारा पूरा कंजम्पशन फंक्शन बनकर आ गया। अब ये कंजम्पशन फंक्शन आपको क्या बता रहा है, ये आपको कंजम्पशन फंक्शन बता रहा है कि ये कंजम्पशन फंक्शन इफेक्ट करता है आपकी डिस्पोजेबल इनकम से, या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से, या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से। इसमें कोई भी चीज में चेंज आएगा तो आपके कंजम्पशन के अंदर भी चेंज आएगा। इसको और अच्छे से प्रूफ करने के लिए मैं एक फिगर से कोशिश करता हूं। तो मैं पहले फिगर बना लेता हूं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिगर थोड़ी सिंपल है, आसान है समझना। देखिए, हम फंक्शन से क्या समझते हुए आ रहे हैं, हमने अपने फंक्शन से पढ़ा कि अगर हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो ये हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है इधर एक्स एक्सिस के ऊपर, और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हमारी स्पेंडिंग बढ़ रही है। फंक्शन हमारा कह रहा था कि जब रियल इनकम डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो आपका स्पेंडिंग भी बढ़ती चली जाएगी। क्लासिकल कहते हैं कि वो बिल्कुल हर बार इनकम से ही डिटरमिन की जाएगी आपकी कंजम्पशन। तो वो इस 45 डिग्री लाइन की बात कर रहे हैं, जो ये कहती है कि हर बार जिस रेशियो में इनकम बढ़ेगी उसी रेशियो में स्पेंडिंग, जिस रेशियो में इनकम बढ़ी उसी रेशियो में स्पेंडिंग बढ़ी। ठीक है, लेकिन केन्स ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता। एक स्टेज पे जाकर आपकी स्पेंडिंग कम हो जाती है और सेविंग शुरू हो जाती है वहां पर। ठीक है, तो उसके लिए अब आप इस लाइन को देखिए, ये हमारा बेसिकली कंजम्पशन फंक्शन है, C = A + BYD। ठीक है, कुछ जगह आपको ये BY भी मिलता होगा, डिस्पोजेबल इनकम के लिए खाली Y भी कहीं कहीं लिखा जाता है। मैंने लिख दिया क्योंकि अगर Y है तो Y लिखिए आप समझ में, और अगर YD लिखना चाहें तो YD भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि मान लीजिए पहले तो हमारी जो इनकम है, मान लीजिए वो यहां थी, और ये हमारा कंजम्पशन था। एग्जाम्पल ले लीजिए, ये हमारी इनकम थी Y1 और ये हमारा कंजम्पशन था C1। ठीक है, अब मान लीजिए इनकम बढ़ रही है, अगर इसके ऊपर हम बढ़ाएंगे तो मैंने वैसे बताया था कि प्रोपोर्शनेटली बराबर बढ़ेगा, लेकिन चूंकि हमारा केन्स का कंजम्पशन फंक्शन कहता है कि जैसे ही डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी एक वक्त पे आके हमारा कंजम्पशन पूरा हो जाएगा। अब हमने अच्छा खासा पहले से जो अपनी ख्वाहिशें थी वो पूरी कर ली हैं। अब जिस स्पीड से हमारी इनकम बढ़ेगी उस स्पीड से कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा। उसके लिए देखिए, अब हम मान लें कि इनकम हमारी यहां आ गई और कंजम्पशन हमारा ये आ गया। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये Y2 हो गया और ये C2 हो गया। अब आप देखिए, ये फिगर आपको बता रही है
कि जब इतनी इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन इतना बढ़ा। आप डिस्टेंस देखिए, ये क्यों है? क्योंकि हमारा जो ये कंजम्पशन फंक्शन है वो फ्लैट है। ठीक है, वो बता रहा है कि ज्यादा इनकम बढ़ेगी तो थोड़ा सा कंजम्पशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले ही हमारी ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं। तो जिनकी इनकम कम होती है, शुरू में इनकम कम है तो जाहिर है हम पूरा खर्च कर रहे हैं। हमारे पास जितनी इनकम आ रही है हम सब उसको खाने पीने हर चीज में खर्च कर दे रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब इनकम बढ़ती रहती है तो हमारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं। जब पूरी हो जाती हैं तो फिर हम, इनकम अगर फिर बढ़ रही है तो फिर हम पूरी इनकम खर्च नहीं करते, बल्कि कुछ पोर्शन को हम सेव कर लेते हैं और बाकी को हम खर्च करते हैं। यानी जिस रेट से हमारी इनकम बढ़ती है उस रेट से एक स्टेज के बाद कंजम्पशन नहीं बढ़ता। द रेट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज लोअर देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन इनकम जब आप एक स्टेज पर पहुंच जाते हैं। अब हम फंक्शन क्या लें अपना? देखिए, ये बेसिकली चेंज, इस लाइन को अगर हम यहां ऊपर ले आए हैं तो ये यहां आ जाएगा चेंज। ठीक है, अब अगर हम ये सब मिटा दें लाइनें, बस आपको समझाने के लिए कह रहा हूं क्योंकि कहीं कहीं इस तरह की फिगर आप बनी देखेंगे तो कंफ्यूजन ना हो कि ये कैसे बन गई। कहीं कहीं फिगर जो है वो खाली इस तरह की बनी दिखेगी आपको, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि ये फिगर बनी कैसे है। तो इसके लिए मैंने वो लाइनें मिटा दी हैं कि सिर्फ ये फिगर बनी हुई आपको दिख जाए। देखिए, ये क्या है हमारा? ये जो है ये बेसिकली हमारी चेंज इन कंजम्पशन है और ये है चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम। ये जो लाइन है ये बेसिकली चेंज हो, यहां से यहां तक चेंज हुआ है तो ये चेंज दिखा रहा है इस पोर्शन से इस पोर्शन तक, y1 से y2 में। तो ये लाइन हो गई। तो ये बेसिकली ये जो पोर्शन है ये चेंज इन इनकम है। इसी तरीके से जो हमारा कंजम्पशन है वो C1 से C2 पर पहुंचा है, तो यही हमारा यहां हमने लिया। ये लाइन सोच लीजिए यहां खींच ली, ये लाइन हमने यहां खींच ली। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? ये ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। ये हमारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। हम क्या निकाल रहे हैं? हम अपना कंजम्पशन निकाल रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हम पहले क्या लेंगे? हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें चाहिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, और उसके साथ साथ हमें हमारी डिस्पोजेबल इनकम भी चाहिए। तो ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम तो हमारे पास है, ये निकल के आ गई हमारी, ये हमारी डिस्पोजेबल इनकम है। लेकिन हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी तो चाहिए। वो हम कैसे निकालेंगे? डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। ये हमारी निकल कर आ गई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये जो है ये बेसिकली हमारा स्लोप है। ये स्लोप जो है, ये स्लोप हमें बता रहा है कि कितने से कितना चेंज हो रहा है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन हमारा कितना आ रहा है इनकम के ऊपर। इतनी इनकम बढ़ी तो इतना कंजम्पशन, ये वही चीज बता रहा है। इस चीज को जैसे मैंने बताया था, हमने वहां B से रिप्रेजेंट किया था, तो हम यहां B लगा दें। ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन बन गया। ठीक है, आगे समझ में अच्छी तरह से। अब इसकी दो तीन चीजें हैं, उसको और समझ लें तो ये आसानी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए सवाल आता है, व्हाट आर द इंप्लीकेशंस ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। इंप्लीकेशंस, देखिए इंप्लीकेशन बताने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं है, सिर्फ आपको यह बताना है कि क्या इंप्लीकेशन है अगर गवर्नमेंट किसी तरह से टैक्स को कट कर दे। गवर्नमेंट चाहे कि हम डिस्पोजेबल इनकम को बढ़ा दे, तो गवर्नमेंट अगर मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहती है तो टैक्स कट कर देगी। जब टैक्स कट करेगी तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। तो पुअर्स पर इंप्लीकेशन अलग होगा, लो इनकम वालों पर इंप्लीकेशन अलग होगा और हाई इनकम वालों पर इंप्लीकेशन अदर होगा। दूसरा होगा, जो लो इनकम वाले हैं वो पूरी की पूरी इनकम को खर्च करेंगे क्योंकि उनको एक मौका मिला है कि कुछ अच्छी चीज खरीद सकें। लो इनकम थी, बहुत परेशान है, किसी तरह खाना खा रहे थे, वो उनका जो रेट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा वो बहुत हाई होगा, ऑलमोस्ट सेम है, जितनी आई उतना खर्च कर दिया। ठीक है, जितना टैक्स कट से बचा उतना खर्च कर दिया। लेकिन जो हाई इनकम ग्रुप्स हैं उनकी जब इनकम बढ़ेगी टैक्स कट की वजह से तो वो ज्यादा सेव करेंगे, उनकी कंजम्पशन उस रेट से नहीं बढ़ेगा जिस रेट से
उनकी इनकम बढ़ी है। ठीक है, एक होता है शिफ्ट इन कंजम्पशन सिस्टम, कंजम्पशन फंक्शन, शिफ्ट इन कंजम्पशन फंक्शन। शिफ्ट का क्या मतलब है कि मान लीजिए अगर हमारी इनकम ही पूरी बढ़ गई, हमारा जो एक सिस्टम है वो हम प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ गए हैं, या आपका ये चीजें जो है वो मुझे अपनी किसी इनकम पर पूरा भरोसा हो गया कि हाँ वहां से जो मुझे इनकम मिलेगी वो काफी ज्यादा है और मैं उसको खूब खर्च कर पाऊं, यानी जहां मेरे पास मेरी इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उसकी वजह से अगर मेरी इनकम बढ़ी है तो फिर ये फंक्शन हमारा शिफ्ट हो जाता है, ये पूरा का पूरा फंक्शन शिफ्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा C2 इक्वल टू A प्लस BY/D। ये C1 मान लीजिए, ये C2 मान लीजिए। ये इसलिए शिफ्ट कर रहा है कि यहां पर मेरा एक्सपेंडिचर मेरे कॉन्फिडेंस की वजह से बढ़ रहा है। ये वजह मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बढ़ने पर भी होती है। अगर ये हमारी MPC बढ़ जाए तो भी ये चीज आ जाती है, क्योंकि अब हम ऊपर चले जाएंगे तो हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है हमारा। तो इसकी वजह से हमारा जो ये कर्व है, जो हमारा फंक्शन है, वो पूरा का पूरा फंक्शन शिफ्ट हो जाता है हायर इनकम की तरफ, जिससे हम दिखाते हैं कि कर्व शिफ्ट हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस मैंने डिटेल में नहीं ली हैं, लिमिटेशन मैंने डिटेल में नहीं ली, आप किसी भी किताब या किसी भी सोर्स से ले लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि इसमें दो तीन चीजें देखी गई हैं। जैसे हमने अजम्पशन में लिया था कि इनकम के अलावा कोई दूसरी चीज हमारे कंजम्पशन को इफेक्ट नहीं करेगी, और दूसरे फैक्टर भी मैंने बताए थे। तो रियल वर्ल्ड में वो सारे फैक्टर असर करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनकम से ही हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिटरमिन होता है, नंबर एक। नंबर दो, जो हमारे लाइफ साइकिल फैक्टर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा असर डालते हैं। जैसे स्टूडेंट अपनी लाइफ में काफी पैसा उधार ले लेते हैं, स्टूडेंट लोन ले लेते हैं, इनकम बिल्कुल नहीं, एक्सपेंडिचर अच्छा खासा हो रहा है ना। तो ये भी चीज यहां पर हम देखकर नहीं चल रहे हैं इसको। तीसरी बात, आदमी के बिहेवियर फैक्टर भी तो होते हैं। आदमी जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है आदमी जर्नल ऑप्टिमिज्म से, मेरी मर्जी है मैं ऐसा कर रहा हूं वैसा कर रहा हूं, या मेरी कभी जरूरत है और मैंने इमोशनली कहीं पर ज्यादा खर्चा करना है, मैंने उधार लेकर उसको दे दिया। तो ये सारी चीजें इस थ्योरी के अंदर, ये कंजम्पशन फंक्शन के अंदर कंसीडर नहीं की गई है, जो कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारी कंजम्पशन फंक्शन को डिटरमिन करती है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे। देखिए, केन्स की थ्योरी हमने पहले पढ़ी थी कंजम्पशन के लिए। केन्स ने बेसिकली बहुत सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स को यूज किया था, जिससे वो बताया उन्होंने कि कंजम्पशन डिटरमिन होता है। कौन से फैक्टर्स हैं, उसमें से उन्होंने एक खास फैक्टर लिया था जो कि एब्सोल्यूट इनकम था। उनका कहना था कि ये वो किसी भी फैमिली की या पर्सन की एब्सोल्यूट इनकम है जिससे कि उसका कंजम्पशन डिटरमिन होता है। और ये वेल नोन थ्योरी थी और चल रही थी एक टाइम में। उसी टाइम में जेम्स ड्यूसनबेरी आए। जेम्स ड्यूसनबेरी ने 1949 के अंदर एक किताब लिखी जिसका नाम था इनकम, सेविंग एंड द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। इनकम, सेविंग एंड द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। उन्होंने उसके अंदर कहा कि ऐसा नहीं है कि साहब सिर्फ एब्सोल्यूट इनकम डिटरमिन करती है, बल्कि उन्होंने कहा कि जो कंजम्पशन फंक्शन है वो लॉन्ग रन के अंदर प्रोपोर्शनल होता है इनकम से। यानी जो हमारा एवरेज फ्रिक्शन ऑफ इनकम है कंजम्पशन का, वो लॉन्ग रन में चेंज नहीं होता। जिस तरीके से हम चेंज करते जा रहे हैं, जैसे इनकम बढ़ रही है उसी हिसाब से वो भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, दिस इज बेसिकली डिपेंड अपॉन द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल रिलेटिव टू द इनकम ऑफ द अदर्स। उन्होंने कहा कि जो हमारी इनकम है, जो हमारा एक्सपेंडिचर है, वो हमारी इनकम पर डिपेंड करता है, लेकिन वो इनकम वो होती है जो दूसरे की इनकम पर डिपेंड करती है, कंजम्पशन पर डिपेंड करता है। रिलेटिव इनकम, मेरी इनकम इतनी है, मेरे पड़ोसी की इनकम इतनी है, वो निकालेगी, वो डिटरमिन करेगी कंजम्पशन कितना है।
क्योंकि मुझे उसको दिखाना है कि मेरे पास भी है। इसलिए ड्यूसनबेरी ने कहा कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल की रिलेटिव इनकम पर डिपेंड करता है, रिलेटिव इनकम टू अदर्स। रिलेटिव इनकम कैसे होगी? मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि 3 लोग हैं किसी सोसाइटी में, ए बी सी, ठीक है। इसकी इनकम 10 है, इसकी 20 है, इसकी 30 है। तो इसके हिसाब से ये एक सोसाइटी है और सी की इनकम हाईएस्ट है। तो यानी इसका जो कंजम्पशन पैटर्न है, ये दोनों चाहेंगे कि हम भी वहीं पहुंचे। ये कलर टीवी बड़ा वाला लेके आया, हम भी लें, तो जाहिर है इनको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। ये तो सेव बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, वो थोड़ा कर सकता है। लेकिन मान लीजिए एक और सोसाइटी है, एक्स वाई जेड, यहां इनकम है 30, 40, 50। इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हाई है, तो यहां जो 30 वाला है सबसे कम इनकम है उसकी, उसको ज्यादा मेहनत करनी है अपनी इनकम को आगे लाने के लिए है। और यहां 50 वाला है जिसको बहुत ज्यादा सेव नहीं करना। लेकिन आप यहां देखिए, यहां ये जितना सेव कर सकता है इसमें, वो वहां 50 वाला कर पाएगा। यानी बेसिकली कहने का मतलब यह है कि ग्रुप्स अलग अलग होते हैं, हर आदमी अपनी सोसाइटी के हिसाब से अपने कंजम्पशन को लेकर चलता है। हाई सोसाइटी में अगर आदमी रह रहा है, उसकी इनकम किसी वजह से कम हो गई, तो वो कोशिश करेगा नहीं मेरा कंजम्पशन कम ना हो, वैसे ही चलना चाहिए, क्योंकि मुझे सोसाइटी से अपने आप को मैच करके चलना है। तो बेसिकली इस रिलेटिव इनकम का मतलब यहां पर यही है कि हमारी इनकम जो है वो दूसरे के इनकम से रिलेट करके कंजम्पशन को डिटरमिन करती है। जो जिसकी पहले वाली जैसे उसकी इनकम चल रही है, वैसे ही मेरी कंजम्पशन उसी हिसाब से चलता रहेगा। जाहिर है ये वो वाला वक्त था बिल्कुल जब लोग कीन्स की बारी थ्योरी को बहुत ज्यादा बात कर रहे थे, जो खासतौर से बेसी कर रही थी इस बात पर कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी उसका कंजम्पशन कम होता है और उसकी सेविंग बनती जाती है और बढ़ती जाती है। उनका कहना यह था कि साहब आदमी की ख्वाहिशें एक वक्त तक पूरी होती हैं, जब पूरी हो जाती हैं फिर उसके बाद अगर इनकम बढ़ती है तो वो सेव करता है। यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो घटती चली जाती है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ती जाती है। लेकिन जब इस केन्स की इस बात को चेक किया गया डेटा से, तो जब उसको अब 2 डेटा पर चेक किया गया, एक किया गया क्रॉस सेक्शनल कंजम्पशन डेटा, क्रॉस सेक्शनल एविडेंसेस के ऊपर चेक किए गए, और एक एम्पेरिकली चेक किया गया जिसमें टाइम सीरीज डेटा भी यूज किया गया। ठीक है, तो जब इस केस की चीज के इसमें एविडेंसेस देखे गए क्रॉस सेक्शनल डेटा के साथ। क्रॉस सेक्शनल डेटा बेसिकली कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई डेटा को उठाइए और चेक कर लीजिए। एक पर्टिकुलर टाइम पर हम कोई रेंज ऑफ डेटा नहीं लेते हैं। पिछले साल की इस डेट में इस तारीख में कितना कंजम्पशन था, है ना, पिछले साल इस दिन कितना एक्सपेंडिचर हुआ, वो अलग चीज है। और टाइम सीरीज में जाहिर है फिर एक पूरे टाइम सीरीज डेटा लेते हैं, देखते हैं कहां ट्रेंड्स कहां चेंजेस आ रहे हैं। तो जो केन्स का डेटा था वो क्रॉस सेक्शनल पे तो सही था कि हाँ किसी एक पर्टिकुलर टाइम में एक आदमी की इनकम है और उसका सेविंग इतनी है, ठीक है। किसी और टाइम में उठा लीजिए, बढ़ गई उस टाइम में उसकी सेविंग। लेकिन जब उसी डेटा को टाइम सीरीज के साथ रखा गया, एम्पेरिकली चेक किया गया, तो वहां चेंज आया। वहां देखा गया कि जैसे जैसे आदमी की एग्रीगेट इनकम ग्रो हो रही है, यानी कंट्री की जो एग्रीगेट इनकम ग्रो हो रही है, सेविंग उसी रेट से ग्रो नहीं हो रही। यानी जिस रेट से एग्रीगेट इनकम ग्रो हो रही है उसी रेट से एग्रीगेट सेविंग ग्रो नहीं हो रही। यहां पर ड्यूसनबेरी ने फिर कहा कि जो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस है वो इन दोनों टेक्निक्स पर काम करेगी। वो आप क्रॉस सेक्शनल डेटा पे रखिए, क्रॉस सेक्शनल एविडेंसेस पे लीजिए तो भी काम करेगी और टाइम सीरीज पर भी काम करेगी। इसके लिए उन्होंने दो पॉइंट उन्होंने पकड़े उसको, जिसको उन्होंने स्टडी किया। पहला तो उन्होंने कहा कि प्रोपेंसिटी टू सेव है, प्रोपेंसिटी जो सेव है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ परसेंटेज ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। रिपीट कर रहा हूं मैं, जो प्रोपेंसिटी टू सेव है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ द परसेंटेज ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जो एग्रीगेट इनकम निकल कर आ रही है, उसकी जो एक परसेंटेज है वो बेसिकली
इस सेविंग का एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ठीक है। और ये बात क्रॉस सेक्शनल डेटा से मैच करती है, यानी ये जो है जहां पर हम ये बात कह रहे हैं कि प्रोपेंसिटी टू सेव इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ द परसेंटेज ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्रॉस सेक्शनल डेटा से कंसिस्टेंट है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो एग्रीगेट सेविंग है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ एग्रीगेट इनकम। थोड़ी सी बात अजीब है, उसका कहना है कि जो एग्रीगेट सेविंग है वो इंडिपेंडेंट है एग्रीगेट इनकम से, जबकि केस ने तो ये कहा कि इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी, ठीक है। और ये वाली बात अगर सही है इसकी ड्यूसनबेरी की, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो टाइम सीरीज डेटा पर काम करेगा, टाइम सीरीज डेटा से कंसिस्टेंट है, क्योंकि आप पूरे टाइम सीरीज डेटा को उठाइए, हर जगह आप उसको देखिए कि जहां भी एग्रीगेट सेविंग है वो क्या इंडिपेंडेंट है एग्रीगेट इनकम से, ठीक है। अच्छा, क्यों? क्योंकि ड्यूसनबेरी का कहना है कि क्यों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये ड्यूसनबेरी ये नहीं कह रहे हैं कि साहब वो इनकम पर डिपेंड कर रहा है हमारा कंजम्पशन। उनका कहना ये कि हमारा कंजम्पशन दो अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है। उसके लिए इन्होंने दो अलग फैक्टर लिए, एक तो है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहा जाता है कि हम अपनी सोसाइटी में उस हिसाब से जीते हैं जैसे हमारे नेबर्स जी रहे, ठीक है। और दूसरा उन्होंने कहा जो था रेशिट इफेक्ट। एक आदमी का कंजम्पशन एक जगह पर पहुंच जाता है, अगर उसकी इनकम कम हो जाए तो उसका कंजम्पशन उसी रेट से वापस नहीं आता। तो इनको हम अलग अलग पढ़ते हैं पहले कि ये क्या है, इससे हमें समझ में आ जाएगी थ्योरी पूरी तरह से। पहले हम बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट की। देखिए, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस सजेस्ट करता है कि इंडिविजुअल कॉपी कंजम्पशन ऑफ देयर नेबर्स, इंडिविजुअल और फैमिली कॉपी देयर कंजम्पशन विद देयर नेबर्स। मेरे पड़ोसी ने जो खरीदा है मुझे वो खरीदना है, उनके यहां बड़ा वाला कलर टीवी आया है मुझे भी लेना है। अब ये चलता है हर जगह, एक सिस्टम आप लोग को भी पता होगा। ये बात ड्यूसनबेरी ने पकड़ी, उसने कहा कि नहीं, इनकम कैसे करेगी, हमारा जो नेबर्स है वो कितना खर्च कर रहे हैं उसी हिसाब से हमें खर्च करना होता है, क्योंकि हमें अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस सोसाइटी के हिसाब से मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। और इसी डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट को ही हम ड्यूसनबेरी इफेक्ट कहते हैं। ड्यूसनबेरी इफेक्ट दो चीजों पर डिपेंड करता है, दो तरह से काम करता है। पहला वो कहता है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल नहीं होती। पहली बात जो वो कहता है कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डज नॉट फॉल। केस ने क्या कहा था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो कम होता चला जाता है, लेकिन ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। और इसके लिए उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया। उन्होंने कहा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलेटिव इनकम है वो हमेशा सेम रहती है। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलेटिव इनकम है वो हमेशा सेम रहती है। कैसे? उसके लिए मैं आप एक एग्जाम्पल लेता हूं कि सपोज कर लीजिए कोई दो लोग हैं, एक की इनकम 10 है और एक की इनकम 20 है, एक X है और एक ये Y है। एक की इनकम 10 है और एक की इनकम 20 है, और इनका जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है MPC वो दोनों का 0.8 है, दोनों का 0.8 है। इसका मतलब 80% ये कंज्यूम कर लेते हैं और 20% ये सेव करते हैं। तो 10 का 80% कितना हो गया? 8। 20 का 80% 16, ठीक है। ये इन दोनों का कंजम्पशन है। अब इसका देखिए रिलेटिव इनकम क्या कंजम्पशन क्या निकल कर आएगा? 18/16 1/2 दैट इज 0.5, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? ये हमने इनकी रिलेटिव कंजम्पशन निकाला है, रिलेटिव इनकम से उनका कंजम्पशन हमने निकाला है। अब अगर मान लीजिए दोनों की इनकम 10% बढ़ गई, इन दोनों की इनकम 10% बढ़ गई, अगर 10% बढ़ी है तो इसका अब हो गया 11 और इसका कितना हो गया? 22।
10% इसकी इनकम बढ़ गई, 10% इसकी इनकम बढ़ गई। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो उन दोनों का 0.8 ही था, 0.8, 0.8, ठीक है। अब क्या होगा, अब उसी हिसाब से इन दोनों का कंजम्पशन निकल कर आ जाएगा। इसका कितना होगा, इसका एक्स वाले का, यानी अब 11 का हमें 80% निकालना होगा, जो आ जाएगा आपका 8.8, ठीक है। इसी तरीके से 22 का आप 80% निकाल लीजिए तो 17.6 आएगा। और अब इन दोनों का रिलेटिव देखें कितना आएगा, 8.8 अपॉन 17.6 इज इक्वल टू अगेन 1.5, 0.5 आ गया। बात को समझ रहे हैं ना। वो कहते हैं कि इन दोनों के जो चेंजेस आएंगे वो एब्सोल्यूट इनकम में तो आएंगे, इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या उनकी एवरेज इनकम या जो भी कह लीजिए वो ऊपर बढ़ेगी, लेकिन जो कंपैरेटिव इनकम है, जो रिलेटिव इनकम है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि जो प्रोपोर्शनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम विच इज डिपेंड अपॉन द रिलेटिव इनकम विल नॉट चेंज। जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जो इनकम का पोर्शन है वो विद रिलेट टू द अदर इनकम्स कंजम्पशन, अदर पर्संस इनकम कंजम्पशन विल नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होगा, इसी हिसाब से चलता रहेगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है, देखिए इसी दूसरे पॉइंट के बाद फिगर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने कैमरा रोककर फिगर बना ली है। दूसरा पॉइंट है जिसमें ड्यूसनबेरी ने कहा कि जो हमारी एक गिवन इनकम है, जो एक रिलेटिव इनकम है हमारी, उसमें रिलेटिवली जिसकी लो इनकम है उसका कंजम्पशन ज्यादा होता है डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से, और जो हाई इनकम लोग होते हैं उसी पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर, जो हाई इनकम ग्रुप होते हैं उनकी कंजम्पशन कम होता है, क्योंकि वो पहले से ही डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट को क्रॉस कर चुके हैं वो, ठीक है। तो जो लो इनकम वाले वो बेसिकली इस डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट का शिकार होते हैं, क्योंकि उनको अपने आप को सोसाइटी में उसी लेवल पर मेंटेन करना होता है। हाई लेवल वालों के पास डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट की जरूरत नहीं होती। जैसे जनरली आपने देखा होगा जो रूरल एरियाज हैं, गांव वगैरह हैं, वहां पर बहुत ज्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट नहीं, वहां दिखावा खावा कम होता है, तो इसलिए वहां कंजम्पशन कम होता है। लेकिन आप अर्बन एरिया के अंदर जाइए, शहरों में जाइए, तो वहां ये सब चीजें ज्यादा है। किसी आप शहर में जनरली आपने सुना होगा लोग बातें करते हैं, भाई मैं फलाने शहर में रहता हूं, बहुत महंगा शहर है, और वहां क्या बचता है, भाई मैं फलाने शहर में रहता हूं, शहरों में कुछ बचता नहीं है। वो इसीलिए नहीं बचता क्योंकि शहर के हिसाब से हमें अपनी लाइफ को मेंटेन करना पड़ता है, जो हमारा बेसिकली जिसको हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। होता यह है कि जो हाई इनकम ग्रुप है वो आपको अट्रैक्ट करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा खर्चा करें, ठीक है। और ये बात, ये जो कंक्लूजन निकल के आया, ये केन्स की थ्योरी से तो बिल्कुल अलग है। केन्स का कहना यह है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होती जाएगी, लेकिन यहां कहीं कम नहीं हो रही है, ठीक है। और इस बात को खास ध्यान रखिए कि देखिए रिलेटिव इनकम जो है वो तो सेम है, जो हमने रिलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात की, ठीक है, वो तो सेम है, लेकिन उनका जो कंजम्पशन फंक्शन है वो ऊपर हो जाता है। इनकम सबकी बड़ी, जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल लिया था, पूरी सोसाइटी की इनकम बड़ी, रिलेटिव इनकम तो वही है, रिलेटिव एक्सपेंडिचर तो वही है, लेकिन कंजम्पशन फंक्शन उनका ऊपर हो गया। इस वजह से एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कांस्टेंट रहती है। कैसे, देखिए इस फिगर में देखें, सपोज कर लीजिए कोई एक पर्सन है ए, पहले एक ए पर्सन है और उसका Y1 कंजम्पशन है। कोई एक पर्सन है ए, उसका Y1 कंजम्पशन है। अब वो इस कंजम्पशन पर वो अपना काम कर रहा है, लेकिन अब चलते चलते सपोज कर लीजिए कि उसकी इनकम बढ़ गई और उसकी इनकम Y2 हो गई। अब उसकी इनकम Y2 हो गई। जब उसकी इनकम Y2 होगी तो जाहिर है कि उसका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। अब मान लीजिए उसका कंजम्पशन ये बढ़ रहा है, तो उसका कंजम्पशन अब अपनी कंजम्पशन लाइन तक नहीं बढ़ेगा। देखिए ये जो हमने लिया था कि ये हमने लिया है अपना जो 45 डिग्री का हमारा जो इनकम है,
इनकम जो है वो या तो कंजम्पशन है या सेविंग है, ठीक है। ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, मुझे पहले बता देना चाहिए था, सॉरी। ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, इस कंजम्पशन फंक्शन पे हम काम कर रहे हैं। तो इस कंजम्पशन फंक्शन पे ये मिस्टर ए का इनकम हो गई, ठीक है, और यहां उनका कंजम्पशन आ गया। ये हमारा कंजम्पशन सेविंग है, तो ये उनका कंजम्पशन आ गया यहां पर Y1 ए, और OY1 उनकी डिस्पोजेबल इनकम हो गई। अब सपोज कर लीजिए कि उनकी इनकम बढ़ गई। जब उनकी इनकम बढ़ी तो उनका कंजम्पशन बढ़ेगा, लेकिन उनका कंजम्पशन, क्योंकि अब उनका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो उनका कंजम्पशन उसी फंक्शन पर नहीं रहेगा, उनका कंजम्पशन उससे ऊपर जाएगा। सपोज कर लीजिए वो यहां तक आ गया। ये कहां तक जा रहा है कंजम्पशन? ये देखिए, ये कंजम्पशन उनका उस वहां तक जाएगा जहां उनकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पीछे वाले कंजम्पशन के बराबर हो जाएगी। वो कैसे होगी? देखिए, अब अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, वो मैं टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी लाइन थोड़ा सा, तो ये आपका एक फंक्शन निकल कर आएगा। ये आपको बता रहा है कि कंजम्पशन Y1 पे करें या Y2 पर करें, लेकिन उनका जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो सेम रहेगी। बात आ रही है समझ में? दूसरी बात, अब मान लीजिए ये जो, जैसे मैंने कहा था ना, तीन इनकम मैंने बताई थी, ABC की 10, 20, 30 थी और XYZ की 30, 40, 50 थी। तो उसमें 30 वाला अमीर था, इसमें 30 वाला गरीब आ रहा था। गरीब से मुराद ये है कि कम इनकम वाला आ रहा है। यहां मान लीजिए कि ये एक इनकम ए की थी जो बढ़ के यहां पर आ गई, और जो यहां आई है ये पहले बी की थी इनकम, ये बी की इनकम थी पहले। अब प्रोपोर्शनली इनकम बढ़ी है, जैसे हमने सारी सोसाइटी की एक साथ बढ़ाई थी, प्रोपोर्शनली इनकम बढ़ी है। अब मान लीजिए प्रोपोर्शनली इनकम जितनी ए की Y1 से Y2 हुई थी, उसकी Y2 से Y3 हो गई, ठीक है। उसके साथ भी वही केस होगा, जो उसका कंजम्पशन है वो बढ़ेगा, लेकिन अपने कंजम्पशन फंक्शन पर नहीं रहेगा, क्योंकि उसको भी तो अपने आगे वाले से मैच करना है। वो ऊपर चला जाएगा, और मान लीजिए वो यहां तक आ गया, ठीक है, उसका कंजम्पशन यहां तक आ गया, लेकिन वो कंजम्पशन ऊपर क्यों गया? क्योंकि उसको अपनी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को सेम रखना था अपनी सोसाइटी के हिसाब से। तो अब अगर आप इसको देखेंगे, कुछ ज्यादा ही टेढ़ी हो गई लाइन, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर दोनों, ए को भी देखिए बी को भी देखिए, दोनों का जो एक फंक्शन है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वो सेम आ रही है। इस लाइन पर उसकी Y1 से Y2 हो गई थी तो इसी लाइन पर रहा वो, और ये Y2 से Y3 पे हो गया तो वो अपनी लाइन पर रहा। इसलिए कहा गया कि जो इनकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो सेम रहेगी, लेकिन हमने ये भी कहा था कि उनका कंजम्पशन फंक्शन बढ़ जाएगा, कंजम्पशन फंक्शन अपवर्ड चला जाएगा। वो कैसे जाएगा? आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, ये जो दोनों पॉइंट हैं इनको मिलाइए, एक लाइन खींचिए, ये देखिए ये कंजम्पशन 2 आ गया, ये एक लाइन कंजम्पशन। अब इनका कंजम्पशन फंक्शन रेड था, रेड के बाद अब इनका कंजम्पशन फंक्शन ये ब्लैक वाला हो गया, तो कंजम्पशन फंक्शन इनका बढ़ गया, ठीक है। यही डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट है। अगला जो है वो है रेशेट इफेक्ट। रेशेट इफेक्ट क्या होता है? देखिए, रेशेट इफेक्ट बेसिकली कहा जाता है कि आप, रेशेट का क्या मतलब? रेशेट का अगर आप मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है, बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन हम जो यहां पर यूज करते हैं, फीलिंग बैड और फीलिंग इंसल्टेड। यानी हमने, मेरी इनकम बढ़ी और एकदम मैंने कहा बस अब तो मैं भी कार लूंगा, वो उसके पास कार है, उसके पास कार है, मैंने भी कार ले ली, लेकिन किसी वजह से मेरी इनकम फिर कम हो गई। अब ये बड़ा मुश्किल काम है कि मैं कार बेचूं और फिर स्कूटर पे आ जाऊं, मुझे डर है कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, हैं? तो इस वजह से इसको रेशेट इफेक्ट कहते हैं। यानी आपकी इनकम बढ़ जाए तो आपका कंजम्पशन बढ़ जाता है, आपका कंजम्पशन फंक्शन ऊपर चला जाता है, लेकिन जब आपकी इनकम घटती है
तो जिस रेट से आपकी इनकम घटती है उस रेट से आपका कंजम्पशन नीचे नहीं आता। भले आप उधार लें, कुछ भी करें, कैसे करें, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि जो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले था उसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मैं अब भी मेंटेन करूं। ठीक है, ये होता है। इसको देखिए, हम इस फिगर में इसको देखें कैसे आएगा ये। मान लीजिए ये वही वाले कंजम्पशन फंक्शंस है, ठीक है। अब उसमें इनकम बढ़ गई, यहां से इसकी इनकम यहां आ गई, एक ही इनकम बढ़ गई, यहां से यहां आ गई। अब अगर उसका कंजम्पशन यहां से यहां चला गया, ठीक है, अब अगर वो कंजम्पशन को कम करना चाहेगा इनकम कम करने की वजह से, तो वो कंजम्पशन को उस रेट से कम नहीं कर पाएगा। इनकम तो उसकी तेजी से डायरेक्ट कम हो रही है, लेकिन उसका कंजम्पशन इसके साथ नहीं आएगा, उसका कंजम्पशन कहीं यहां चलेगा। समझ रहे? वो ऐसे चलेगा और बहुत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा। उसकी जो यूं बना लीजिए, ये थोड़ा सा नीचे आना है इसको, कंजम्पशन जो आएगा वो बिल्कुल इसी इसमें नहीं आ जाएगा, कंजम्पशन थोड़ा सा ऊपर होकर आएगा, यानी ये कंजम्पशन जो है वो थोड़ा सा रहेगा, यही नहीं आ जाएगा, यहां तक रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उधार लेगा, उसको अपने आप को मेंटेन करना। देखिए, जब इनकम बढ़ जाती है तो एक लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। मेरे बच्चे हैं वो चीजें खाने पीने लगे, उन जगहों पर जाने लगे जो ज्यादा इनकम में जहां पर जाया जाता है। अब मेरी इनकम कम होगी तो मेरे बच्चों को प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं है कि इनकम कम होने पे अगर आदमी कर रहा है तो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से वो ये सब है। रियलिटी में भी ऐसा होता है कि आदमी की इनकम बढ़ जाती है तो उसके सारे बच्चे उसी चीज के आदी हो जाते हैं। जब उसकी इनकम कम होगी तो मुश्किल हो जाती है, उसको थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, तो वो किसी तरीके से उसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को जो पहले था उसको मेंटेन करने की कोशिश करता है। उधार ले, ज्यादा काम करे, ओवर टाइम करे, कुछ भी करे, लेकिन उससे को काम करने की कोशिश वो करता है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे जिसको हम लोग जानते हैं, मिल्टन फ्रीडमैन, उन्होंने इसको डेवलप किया था। और ये थ्योरी काफी हद तक आप कहिए, वैसे लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस थ्योरी से ये अलग है, लेकिन काफी हद तक कुछ चीजों में ये उससे सिमिलर है। जैसे फ्रीडमैन ने एक चीज बताई है कि जो कंजम्पशन डिपेंड करता है, जो कंजम्पशन है हमारा, और बल्कि कहीं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो किस चीज से डिटरमिन होता है? लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड इनकम से। जो आने वाले टाइम में हमारी इनकम है, हमने सोच के रखा है कि अगले साल इतनी इनकम होगी, अगले साल इतनी इनकम होगी, उस चीज को जो हमने सोच के रखा हुआ है उसके ऊपर हमारा कंजम्पशन डिपेंड करता है। अगर हमें अंदाजा है कि आगे हमारी इनकम अच्छी होगी तो हम आज ज्यादा कंज्यूम करेंगे, हमें पता है कि आगे हालात खराब हो सकते हैं तो हम सेव करेंगे। तो इसलिए इसके अंदर ये बात उसमें भी थी, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में भी थी, कि जो कंजम्पशन बेसिकली डिटरमिन होता है वो लॉन्ग रन एक्सपेक्टेड इनकम पर होता है, करंट लेवल ऑफ इनकम पर नहीं होता। और ये जो लॉन्ग रन एक्सपेक्टेड इनकम है, इसी को फ्रीडमैन ने परमानेंट इनकम कहा है। जो परमानेंट इनकम का वर्ड यूज किया गया वो उसी इनकम के लिए किया गया है जिसपे हमारा कंजम्पशन डिपेंड करता है, यानी वो इनकम जो हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसी के ऊपर टोटली बेस करके कोई भी व्यक्ति अपना कंजम्पशन को प्लान करता है। इसके लिए फ्रीडमैन ने एक एग्जांपल दिया, जैसे कि मान लीजिए एक आदमी को किसी लेबर होती है, वीकली उनका पेमेंट होता है, या आप ले लीजिए जो सैलरीज पर होती है मंथली होता है, अलग अलग सिस्टम है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे आज सैलरी मिली और मैंने आज ही पूरी की पूरी अपना कंजम्पशन को प्लान करके आज ही खत्म कर दी? ऐसा नहीं होगा ना। बेसिकली सिस्टम क्या है कि मुझे जो सैलरी मिलती है उसके लिए मैं चाहता हूं कि मेरे पूरे महीने का जो कंजम्पशन है वो स्मूथ चले, तो मैं उसको प्लान करता हूं एवरेज इनकम पर। रोज ये करना है, ये बचेगा तो यूं करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो उस स्मूथ इनकम, स्मूथ कंजम्पशन को चलाने के लिए मैं पूरे महीने को प्लान करता हूं। मैं कतई ऐसा नहीं करता कि आज खूब बेहतरीन अच्छे अच्छे खाने खाए जाए, अच्छी अच्छी जगह घूमा जाए और कल से फिर खत्म मामला, बैठे हुए आकर के अब क्या खाएं। ठीक है, कोई नहीं करता ऐसे। तो जो सिस्टम है, और ये बात फ्रीडमैन की सही है, उन्होंने कहा कि आप प्लान करेंगे पूरा, अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि करंट लेवल ऑफ इनकम पे हमने किया था, आज इनकम मिली, आज हमने उसको प्लान कर लिया, कल का खत्म नहीं, बल्कि जो हमारा पूरा एक्सपेक्टेड इनकम रहती है कि हाँ इसमें ये हो गया, आगे वाले में हमारी इनकम ऐसे होगी और ये होगी,
तो इसी तरीके से ये सिस्टम चलता है। यानी जो हम अपने इनकम, अपने जो कंजम्पशन को बेस करते हैं फ्यूचर इनकम पर, इसी को जैसे मैंने बताया फ्रीडमैन ने परमानेंट इनकम कहा है। और ये लाइन जो है वो हमारी लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस से मैच करती है, क्योंकि लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस भी ये कहती है कि आदमी अपनी इनकम को अपनी लाइफ साइकिल के हिसाब से मैच करता है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि पीपल प्लान देयर कंजम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपेक्टेड एवरेज इनकम ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। अच्छा, यहां इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो इनकम है यहां पर, वो इनकम सिर्फ ह्यूमन अर्न की हुई इनकम नहीं है, बल्कि जो हमारी नॉन ह्यूमन एसेट्स हैं वो भी है, जैसे वेल्थ है। यानी एक तो मैंने काम किया, मैंने इनकम ले ली, वो है। एक ये कि मैंने शेयर्स खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीद लिए, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो वहां से भी तो मुझे इनकम आएगी। तो मैं एक्सपेक्ट तो उस इनकम को भी कर रहा हूं ना फ्यूचर में, कि मैंने वो खरीदा है, वहां से इतनी इनकम आ जाएगी। तो इसके अंदर दोनों तरह की इनकम होती है। इस बात को सही समझने के लिए बेसिकली हम अगर रिलेशन को देखें कि कंजम्पशन और परमानेंट इनकम के बीच में क्या रिलेशन है, तो चीज हमारी समझ में आएगी। तो हम देखें रिलेशन बिटवीन परमानेंट इनकम एंड कंजम्पशन। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। हम अब परमानेंट इनकम और कंजम्पशन के बीच में देखेंगे क्या रिलेशन बनता है। फ्रीडमैन ने कहा कि परमानेंट इनकम और जो कंजम्पशन है, इन दोनों के बीच में जो एक रिलेशन बनता है वो उसकी प्रोपोर्शनैलिटी है। यानी उन्होंने कहा कि कंजम्पशन इज प्रोपोर्शनल टू परमानेंट इनकम, यानी कंजम्पशन डिटरमिन होगा प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, ये कंजम्पशन हमारा परमानेंट है तो यहां पी लगा लें। आपने देखा होगा पी लगा हुआ होता है यहां, तो ये परमानेंट के लिए पी लगा होता है। कंजम्पशन परमानेंट हो गया, एक हमारी इनकम हो गई और वो परमानेंट इनकम। ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि हमारा जो कंजम्पशन है वो इनकम पर डिपेंड हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जितना कमाया उतना कंज्यूम कर लिया, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, हम सेव भी करते हैं उसके अंदर से। तो यानी एक पोर्शन इस इनकम का हम कंज्यूम करते हैं, तो वो पोर्शन के लिए हम यहां लगा देते हैं स्मॉल के। ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं कि कंजम्पशन, परमानेंट कंजम्पशन हमारा कौन सा है? इनकम का वो पार्ट जो हम कंज्यूम कर लेते हैं, इनकम का वो पार्ट जो हम कंज्यूम कर लेते हैं। तो के क्या हो गया हमारा? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इनकम पर कितनी हमारा मार्जिनल वो कंजम्पशन कितना हो रहा है, वही हमारे इस के से डिटरमिन होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी की इनकम बढ़ी, उसमें से उन्होंने सिर्फ 80% कंज्यूम किया, 20% सेव कर लिया, तो वहां के 0.8 हो जाएगा, 0.8, और वहां उसकी इनकम लिख दीजिए तो उसका 80% कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसलिए सारा दारोमदार इस के पर हो गया। तो ये के भी कुछ चीजों पर डिपेंड करता है, यानी वो पोर्शन जो हम इनकम की वो पोर्शन जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं वो कुछ चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे पहला है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैसे करेगा? आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मान लीजिए ज्यादा मिल रहा है, आपको पता है बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो आप फिर कंजम्पशन को कम करके बैंक में जमा कर देंगे कि मुझे कुछ पैसा कमाई हो जाएगी पैसे की। से मार्केट से पैसा लेंगे या अपने कंजम्पशन को रोकेंगे, बैंक में जमा कर देंगे, इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो क्या फायदा? इंटरेस्ट रेट तो बहुत ज्यादा मिलना नहीं है, मजे करो, उड़ाओ पैसे। ठीक है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये एक तरीके का एक टेम्परामेंट होता है लोगों के अंदर कि अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल रहा है तो इन्वेस्ट कर देते हैं, वरना उसको कंज्यूम कर लेते हैं। दूसरी चीज होती है प्रोपोर्शन ऑफ नॉन ह्यूमन वेल्थ टू ह्यूमन वेल्थ। प्रोपोर्शन ऑफ नॉन ह्यूमन वेल्थ टू ह्यूमन वेल्थ। वेल्थ के लिए मैंने खाली W लिख दिया है, आप लोग समझ लीजिएगा। यानी जो हमारी, फ्रीडमैन ने इस बात को कहा कि जो हमारी ह्यूमन वेल्थ से नॉन ह्यूमन वेल्थ का प्रोपोर्शन होता है, उसके ऊपर उससे हमारा कंजम्पशन डिटरमिन हो जाता है, उससे हमारा ये के डिटरमिन
हो जाता है। कैसे होगा? देखिए, जनरली हम ये मानकर चलते हैं कि अगर वेल्थ बहुत है हमारे पास तो कंजम्पशन ज्यादा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होती है। वेल्थ कम है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होती है। जैसे एक अमीर आदमी है, उसके पास वेल्थ ज्यादा है, अगर उसके पास वेल्थ ज्यादा है तो इसका मतलब जो ह्यूमन वेल्थ से नॉन ह्यूमन वेल्थ ज्यादा हो गई उसकी। ठीक है, इसका मतलब अगर उसकी यहां इनकम बढ़ी उसकी अपनी, तो वो खर्च कर लेगा, पैसा तो मेरे पास बहुत है ना। तो अगर नॉन ह्यूमन वेल्थ ज्यादा है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा होती है, और अगर कम है तो कम होती है। ठीक है, और तीसरा है डिजायर टू ऐड टू वंस वेल्थ। डिजायर टू ऐड टू वंस वेल्थ। 99 का चक्कर होता है ना कुछ लोगों को, जमा करने का शौक। अगर वो जमा करने का शौक है तो फिर वो कंजम्पशन तो कम हो ही जाएगा। ठीक है, तो कुछ लोगों को शौक होता है कि वो वेल्थ को, इनकम को, पैसे को जमा करते हैं अपने पास, बस जमा करते रहे, बहुत पैसा हो जाए मेरे पास। तो उन लोगों का कंजम्पशन भी कम हो जाता है, उससे भी ये के इफेक्ट होता है। जाहिर है अगर आदमी का नेचर इस तरह का है कि मैं खर्चा नहीं करूंगा, मैं जमा करूंगा पैसे, तो उसकी इनकम बढ़ेगी लेकिन उसका के जो है वो कम होगा, ज्यादा उसकी सेविंग में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर इन तीनों फैक्टर्स को हम मद्देनजर रखें या विद रिस्पेक्ट टू दीज फैक्टर्स, अब जो फ्रीडमैन का कंजम्पशन फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? अगर हम उस फंक्शन को, इसी फंक्शन को रीराइट करें विद रिस्पेक्ट टू फ्रीडमैन हाइपोथेसिस, तो यानी अब ये के जो है, ये के तीन चीजों पर आ गया। पहला तो इंटरेस्ट रेट है, जो बढ़ने घटने पर इस पर असर पड़ता है। दूसरी चीज क्या है? डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है? हमने जो देखा था कि रेशियो ऑफ नॉन ह्यूमन वेल्थ टू लेबर इनकम या ह्यूमन वेल्थ। ठीक है, और तीसरी चीज जो अभी हमने बात करी, डिजायर टू ऐड टू वंस वेल्थ, इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर हमारी परमानेंट इनकम आ गई। ठीक है, अब हमारा ये फंक्शन बनकर आ गया जो हमें ये बता रहा है कि जो परमानेंट हमारा कंजम्पशन है वो डिपेंड करता है हमारी परमानेंट इनकम के उस पोर्शन पर जो कि हम कंज्यूम करते हैं, और वो पोर्शन डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट पर उस टाइम के, और हमारे जो प्रोपोर्शन है नॉन ह्यूमन वेल्थ टू ह्यूमन वेल्थ, और जमा करने का चक्कर, डिजायर टू ऐड टू वंस वेल्थ। ठीक है, ये फंक्शन हमें यह भी बता रहा है कि परमानेंट कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ परमानेंट इनकम। ठीक है, इसको हम एक फिगर के जरिए भी समझ सकते हैं। देखिए, हम कंजम्पशन ले लेंगे और यहां हम ले लेंगे डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन से जाएगा कंजम्पशन फंक्शन लॉन्ग रन। ये हमारा लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन होगा, यानी कंजम्पशन फंक्शन इन दी लॉन्ग रन। और कंजम्पशन फंक्शन हमारा है क्या? KYP, यानी वो पोर्शन इनकम का जो हम सेव कर रहे हैं परमानेंट इनकम में से। ये हमारा फंक्शन बनकर आ गया। ये लाइन आपको क्या बता रही है? ये बता रही है देयर इज ए प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्पोजेबल इनकम एज वेल एज द कंजम्पशन। दोनों के बीच में प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन होने से आपको एक चीज देखिए, इस लाइन के बारे में हम पहले कई वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ मैं आपको आइडिया दे रहा हूं कि इसका ये भी मतलब है कि जो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो न सिर्फ कांस्टेंट है बल्कि बराबर भी है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के। जो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कांस्टेंट है, हर उस पर जो हमारा ये आएगा वो सेम आएगा, है ना। ये इतना होगा, यहां भी इतना ही होगा, यहां इतना होगा, हर जगह ये सेम आएगा जो कर्व का है हमारा स्लोप।
इसलिए वहां पर हमारी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सेम होंगे और हर जगह ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं शॉर्ट रन की। देखिए लॉन्ग रन के अंदर तो हम ये मानकर चलते हैं कि हमारा कर्व एक सीधी 45 डिग्री लाइन पर लेकर चलता है, लेकिन शॉर्ट रन के अंदर हमारा कर्व फ्लैट हो जाता है। ये हो गया हमारा कंजम्पशन शॉर्ट रन। ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन शॉर्ट रन के अंदर हो गया। अब इसमें क्या, ये क्यों ज्यादा थोड़ा टिल्ट होता है एक्स एक्सिस की तरफ, क्योंकि देखिए इसमें शॉर्ट रन के अंदर हमें भरोसा नहीं होता फ्यूचर के ऊपर, हम ट्रस्ट नहीं करते, पता नहीं इनकम क्या हो, मिली नहीं मिली। तो जितनी इनकम बढ़ती है हम उतना कंजम्पशन नहीं बढ़ाते, इनकम ज्यादा बढ़ती है कंजम्पशन कम बढ़ेगा। ठीक है, हम सेव करने की सोचते हैं। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर क्योंकि हम पूरी लॉन्ग टर्म को हम वो प्लान करते हैं, तो हमारी इनकम भी हम लॉन्ग टर्म के लेकर चलते हैं, तो फिर हमारा कंजम्पशन के साथ, इनकम के साथ कंजम्पशन साथ साथ प्रोपोर्शनली चेंज होता रहता है। अब देखिए मान लीजिए यहां है और यह आपका एक कंजम्पशन यहां पर आपका आ गया, इसको C1 मान लीजिए, इसको E1 मान लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ गई, अब आपकी इनकम बढ़ गई और C2 हो गई, बल्कि इसको Y लिखें, Y1 Y2, Y1 और Y2। अब मान लीजिए ये आपकी इनकम यहां आ गई और आपको एक और इक्विलिब्रियम मिल गया E2। ठीक है, ये तो शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन में ये E2 तक ही रहेगा। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा, लॉन्ग रन में तो हमें बहुत ज्यादा टिल्ट होने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट रन में तो हम सोच के चल रहे हैं, पता नहीं इनकम हुई नहीं हुई, तो ज्यादा इनकम बढ़ती है, थोड़ा सा कंजम्पशन बढ़ता है। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर ज्यादा बढ़ता है, तो इसका मतलब फिर ये ऊपर चला जाएगा और ये आ गया E3, सॉरी। ठीक है, इस तरीके से आपका जो कंजम्पशन फंक्शन है वो चलता है। ये शॉर्ट, अच्छा अब जब आप यहां आ जाएंगे इस पॉइंट के ऊपर, तो जाहिर है हम शॉर्ट रन में तो हम यहां तक आए और लॉन्ग रन में हम यहां गए। अब जब हमारी इनकम यहां पर पहुंच जाएगी तो वहां एक शॉर्ट रन वहां पर भी होगा, वहां पर हमारा एक और कर्व बन जाएगा जो कि पहले वाले के पैरेलल होगा। थोड़ा टेढ़ा ज्यादा ही हो गया कुछ। ये हमारा, अगर इसको एक ले लें तो ये कंजम्पशन शॉर्ट रन 2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, देखियो किस तरह की फिगर बनी हुई आपने। तो क्योंकि जाहिर है यहां तो अब हमारा शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन शिफ्ट हो गया ना, पहले हम इस पे थे, अब हमारी इनकम बढ़ गई, तो शॉर्ट रन में तो ये शिफ्ट कर गया, लेकिन लॉन्ग रन में ये उसी ऊपर रहेगा। लॉन्ग रन के अंदर हमारा पूरा कर्व एक ही उस पर रहेगा, लेकिन शॉर्ट रन में चेंज हो जाएगा। इसी की वजह यह है कि जो शॉर्ट रन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कम होती है लॉन्ग रन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से। यानी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है जो हमारी शॉर्ट रन के अंदर होगी वो कम होती है MPC लॉन्ग रन। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये जरा टिल्ट रहता है और ये थोड़ा ऊपर की तरफ रहता है, यानी जो हमारी इलास्टिसिटी है वो डिस्पोजेबल इनकम को लेके शॉर्ट रन में ज्यादा होती है और लॉन्ग रन में कम हो जाती है। ठीक है, आई बात समझ में? अब देखिए एक चीज और होती है, उसको हाथ के हाथ हम डिस्कस कर लें। यहां पर एक इनकम होती है जिसको फ्रीडमैन ने कहा है ट्रांजिटरी इनकम, यानी परमानेंट इनकम और ट्रांजिटरी इनकम। परमानेंट एंड ट्रांजिटरी इनकम। फ्रीडमैन ने कहा कि जो हमारी इनकम होती है, जो हमारी परमानेंट इनकम होती है, उसके अंदर एक ट्रांजिटरी पार्ट होता है। ट्रांजिटरी पार्ट कौन सा होता है? जो हमारी टेम्परेरी इनकम होती है।
जो हमारी टेम्परेरी इनकम होती है, यानी इनकम हो सकता है इस महीने मिली, अगले महीने नहीं मिलेगी। बोनस होता है, आदमी को बोनस मिलता है, तो बोनस हर तनख्वाह में तो नहीं, हर पेमेंट में तो नहीं मिलती, हर वेज में तो नहीं मिलती, हर सैलरी में तो नहीं मिलती है, साल में एक बार बोनस मिलता है ना। तो इसलिए फ्रीडमैन ने कहा कि जो हमारी परमानेंट इनकम है उसके अंदर ट्रांजिटरी इनकम भी होती है, लेकिन फ्रीडमैन ने यह भी कहा कि ट्रांजिटरी इनकम बहुत ज्यादा हमारे कंजम्पशन पर असर नहीं डालती है, क्योंकि ट्रांजिटरी इनकम आप अगर शॉर्ट रन में लें तो जाहिर है उस पर्टिकुलर मंथ में तो वो काम कर जाएगी थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप ज्यादा अगर आगे लेके जाएंगे तो वो असर नहीं करेगी। उसकी एक वजह यह भी होती है कि जब ट्रांजिटरी इनकम आपको मिलती है तो आप ये सोचकर चलते हैं कि चलो कुछ पैसा ज्यादा आ गया है तो हम सेव कर लें, हम उसको सेव कर लें, वक्त बेवक्त काम आएगा। जो हम लोग जनरली कहते हैं यार यार वहां से इतना पैसा मिलेगा बड़ा, उसको रख लूंगा, आगे कभी कुछ गड़बड़ हुई तो काम आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अब जो हमारी ये इनकम है, इस इनकम को हम एम लगाए देते हैं, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की मेजर इनकम है, हम मेजर कर रहे हैं इसको एक पर्टिकुलर टाइम में। इसके अंदर क्या हो गया हमारा, एक तो हमारी इनकम आ गई परमानेंट, जो हमारी एक परमानेंट इनकम है, ठीक है, लेकिन इसके साथ यहां पर हमारी एक इनकम और आ गई जो ट्रांजिटरी है, ठीक है। तो ये हमारी इनकम हो गई पर पीरियड, जो हमने पीरियड में मेजर की है, वो बनती है हमारी वाईपी से, परमानेंट इनकम से और ट्रांजिटरी इनकम से। तो ट्रांजिटरी इनकम को क्योंकि मॉडल में डिस्कस किया है फ्रीडमैन ने, इसलिए मैंने इसको बताना जरूरी समझा। इस वीडियो में हम लोग लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे। देखिए, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस थ्योरी हमें बताती है कि किस तरीके से कोई भी व्यक्ति या कोई भी कम्युनिटी अपनी पूरी लाइफ के अंदर किस तरीके से अपनी स्पेंडिंग और सेविंग को प्लान करते हैं। यानी आदमी बहुत अर्ली एज में होता है, कोई भी स्टूडेंट होता है, उसके बाद जॉब में आता है, जवान हो जाता है, फिर वो जॉब करते करते वो एज हो जाती है उसकी, उसके बाद बुढ़ापा आता है, रिटायरमेंट हो जाता है। तो कौन सी एज है जिसके अंदर उसकी स्पेंडिंग और इनकम में क्या फ़र्क है, किस एज में जाके स्पेंडिंग बढ़ रही है, सेविंग कम हो रही है, और किस एज में क्या है। यानी पूरी एक लाइफ स्पेन को हम स्टडी करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस कहते हैं। देखिए, ये थ्योरी 1950s के अंदर फ्रैंको मोदिग्लियानी ने डेवलप की थी, और उनके साथ उनके स्टूडेंट थे जिनका नाम था रिचर्ड ब्रोमबर्ग। इन दोनों ने मिलकर इस थ्योरी को डेवलप किया था, और इन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी कम्युनिटी अपनी पूरे लाइफ स्पेन के अंदर अपने कंजम्पशन को थ्रू आउट स्मूथ रखना चाहती है। वो चाहती है कि मेरा जो कंजम्पशन है वो स्मूथ रहे। अब कुछ टाइम में उसकी इनकम कम होती है तो उस टाइम में वो उधार ले लेता है, जब उसकी इनकम बढ़ती है वो वापस कर देता है, पर अपने बुढ़ापे के लिए, क्योंकि बुढ़ापे में भी वो चाहता है कि उसकी वैसे ही स्मूथ चले इनकम, उसके लिए वो बुढ़ापे के लिए सेव करके रखता है। तो इनका कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि हर इस पूरे लाइफ स्पैन के अंदर वो ये चाहता है कि मेरा कंजम्पशन स्मूथ चलता रहे, ठीक है। ये थ्योरी अज्यूम करके चलती है कि जो इंडिविजुअल है वो अपनी पूरी लाइफ टाइम में कंजम्पशन को प्लान करते हैं। यानी जब से आदमी ने काम करना शुरू किया या स्टूडेंट लाइफ में आया, बड़ा स्कूल के बच्चे क्या जाने, लेकिन जब आप हायर स्टडीज में आ जाते हैं तो आप लाइफ को प्लान करने लगते हैं। कहते हैं कि यहां से प्लान करता है आदमी और एंड तक का प्लान करता है, अपना रिटायरमेंट के बाद तक का, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपका कंजम्पशन है वो फ्यूचर इनकम पर भी डिपेंड करता है। यंग एज जब आदमी की होती है तो उसको पता है मैं ज्यादा काम करके पैसा दे सकता हूं, जब उसको जरूरत होती है तो वो डेट उधार ले लेता है, डेट पे पैसा ले लेता है, ठीक है। जैसे आदमी स्टूडेंट होता है, वो पढ़ने के लिए लोन ले लेता है, वो स्टडी लोन, हाँ, लेकिन उसके बाद जब वो जॉब में आता है तो उसको वो वापस कर देता है। लेकिन उसी टाइम में उसको ये भी देखना होता है कि मैं मिडिल एज या जब मेरा रिटायरमेंट होगा उस टाइम के लिए भी मैं सेव करके रखूंगा। तो थ्योरी सीधी है, सिंपल है, छोटी है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ स्पेन के अंदर अपनी स्पेंडिंग को और सेविंग को प्लान करके चलता है। जब वो छोटा हो, हम फिगर से देखें, ये
वर्टिकल एक्सिस पे हमने उसकी इनकम ले ली है, ठीक है, और ये हम एज लेके चल रहे हैं उसकी, ठीक है। अब मान लीजिए उसकी 10 साल का है, 20 का है, 30 का है, 40 का, 50 का, 60 का, 70 का, सबकी उम्रें अपने हिसाब से हम एक एवरेज उम्र एज लेकर चल रहे हैं हम, ठीक है। और मान लीजिए ये एक आदमी की इनकम है, ये उसकी इनकम हो गई, ठीक है। बल्कि इनकम क्या है, बल्कि इसको स्पेंडिंग कहिए, उसकी इनकम तो अलग है, ये उसकी स्पेंडिंग हो जाएगी, यानी अपनी इनकम के हिसाब से वो अब हर एज में अपनी इतनी स्पेंडिंग कर रहा है। अब जो ये कर्व आता है, ये कर्व कुछ इस तरह से आता है, ये एक अंदाजा है, हमने 60-65 साल में उसको ले लिया। तो मान लीजिए ये जो टाइम होता है इसका, ये 20 साल तक का एक हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं कि ये 20 साल तक का जो टाइम होता है, ये पूरी स्पेंडिंग रहती है इसकी। इस वक्त इनकम तो होती नहीं है, इस वक्त सिर्फ स्पेंडिंग करता है वो। पेरेंट्स दें, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, यूनिवर्सिटी में आ जाएगा, तो ट्यूशन पढ़ाने लगता है, कुछ करने लगता है, लेकिन फिर उसकी सिर्फ स्पेंडिंग होती है। फिर वो एक जगह जॉब में आ जाता है। जब वो जॉब में आ जाता है तो फिर वो सिर्फ जो उसने यहां लिया होता है उसको भी पे करता है और फिर फ्यूचर के लिए सेव करता है। ये फ्यूचर के लिए वो यहां सेव करता है। और जैसे ही वो यहां 40-50 के बाद नीचे आने लगता है, तो यहां के उसकी जाहिर है उसकी जो इनकम है वो 0 हो जाती है, और यहां आकर फिर उसकी स्पेंडिंग शुरू हो जाती है। तो ये पूरे एक लाइफ साइकिल है उसकी, उसमें वो किस एज में, कहां तक की एज में वो सिर्फ स्पेंडिंग करता है, फिर कौन सी एज आती है जिसमें वो स्पेंडिंग भी करता है और सेविंग भी करता है, और वो फिर कौन सी एज आती है जहां वो सिर्फ स्पेंडिंग ही करता है। इनकम उसकी है। तो ये उसकी इनकम चल रही है, इस एज के हिसाब से उसकी इनकम बढ़ रही है, ऊपर जाता रही है। लेकिन एक टाइम वो आता है कि उसकी इनकम घटने लगती है, क्योंकि जब वो ओल्ड एज होता जाता है तो उसको बहुत ज्यादा जॉब्स अच्छे नहीं मिलते हैं, एज के हिसाब से मिलते हैं। और एक वक्त वो आता है कि उसको 60-65 जो भी एक रिटायरमेंट एज होती है, वहां आके वो रिटायर हो जाता है, और उसकी स्पेंडिंग, यहां से उसकी स्पेंडिंग शुरू हो जाती है। इनकम भी हो रही, कम हो रही है, लेकिन एक जगह की इनकम 0 हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ स्पेंडिंग रह जाती है। जब आदमी रिटायर होकर घर बैठ जाता है तो काम तो करता नहीं है, बस सिर्फ उसकी स्पेंडिंग होती है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो केन्स की थ्योरी थी, जो हमने भी पीछे पढ़ी थी, और उसमें केन्स की थ्योरी में और लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस में क्या फर्क है दोनों में। देखिए, जो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस है उसको ये कहा जाता है कि उसने केन्स की 1937 की थ्योरी को रिप्लेस कर दिया। ये ज्यादा वैल्यूएबल थ्योरी बन गई, क्योंकि केन्स का ये सोचना था कि जैसे जैसे आदमी की इनकम बढ़ती है वो सेविंग को बढ़ाता है। यानी केन्स ने सेविंग को एक गुड्स मान के चले। वो उन्होंने कहा ये एक गुड है, ये लाजिम है, ये करना है उसको, जैसे उसको खाना खरीदना है ऐसे ही सेविंग, ये कंसीडर किया था। और जाहिर है ये कंसीडरेशन गलत हुई जब डेटा को उठाकर चेक किया गया, क्योंकि इसका मतलब तो ये है कि जैसे जैसे इनकम ग्रो होगी सेविंग भी उस हिसाब से बढ़नी चाहिए और एक्सेस में होनी चाहिए, जबकि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट आउटपुट स्टेगनेंट हो सकते हैं। इस थ्योरी के, केन्स की थ्योरी के हिसाब से, कि हमारी एग्रीगेट जो कंजम्पशन है हमारा, ये एग्रीगेट आउटपुट है, वो तो 0 हो सकता है, रुक सकता है एक उस पे आकर। अब वो क्या कहते हैं, सेविंग नहीं रुक सकती, सेविंग वैसी चलेगी बिल्कुल जैसे कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट गुड्स है, ठीक है। तो यहां पर एक ड्रॉबैक रहा, इसलिए ये जो लाइफ साइकिल थ्योरी है ये इसने सही बात की, इससे ऊपर आई। दूसरी बात जो एक और केन्स ने कही, जो कि थोड़ी रेलेवेंट नहीं बैठती थ्योरी के साथ, कि केन्स ने अपनी थ्योरी के अंदर जो लाइफ स्पैन है, जो एक कंजम्पशन पैटर्न है लाइफ के अंदर, उसको फॉलो नहीं किया, उसका कोई जिक्र ही नहीं किया। अब जाहिर है आदमी अर्ली एज होती है, उसके अंदर सिर्फ वो स्पेंडिंग करता है, कोई इनकम नहीं होती उसकी। जब उसकी जवानी आती है और जब यंग एज उसकी रहती है, जब तक वो हार्ड वर्किंग रहता है तो उस वक्त वो इतना काम करता है कि पीछे का भी सब उधार निपटा देता है, आगे के लिए भी जमा कर लेता है। और जब ओल्ड एज आती है तो फिर उसमें उसके पास सिर्फ स्पेंडिंग रह जाती है।
इसलिए ये एक और बात थी जिसकी वजह से लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस थोड़ी सी ज्यादा वैल्यूएबल हो गई विद रिस्पेक्ट टू केज थ्योरी ऑफ 1937। ठीक है, और एक बात बताऊं कि जो रिसर्चेस की गई, जो सब्सिक्वेंट रिसर्चेस हैं जितनी भी, जर्नली वो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस थ्योरी को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, छोटी सी थ्योरी है, सिर्फ मैंने आइडिया दिया है इसके अंदर कि आप लोग समझने के लाइफ साइकिल थ्योरी क्या होती है। तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।